वगैरह चाहिए। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस टॉपर स्ट्रोक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइनें हम सभी ने सुनी हैं, लेकिन वास्तव में इन लाइनों को जिया और चरितार्थ किया है आज के हमारे गेस्ट जतिन परासर जी ने, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में अपने कठिन परिश्रम और स्मार्ट रणनीति के बेहतर समन्वय के माध्यम से 605वां स्थान हासिल किया है। तो सबसे पहले तो जतिन, आपको आपकी सफलता के लिए ढेरों बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जतिन से जो मेरी बातचीत है वो समय समय पर होती रही है। जतिन जो है, आप देखेंगे मेंटरिंग प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहे हैं। तो इनके बारे में जो जानने को मिला वो ये है कि इन्होंने एक डेयरी शॉप से लेकर, यानी वहाँ से इन्होंने काम शुरू किया और आज वो एक अधिकारी के तौर पर हमारे सामने हैं। तो इस पूरे यात्रा में इनके क्या अनुभव रहे, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन रही, वो सभी जतिन आज हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले शुरुआत करते हैं जतिन के परिचय के साथ। जतिन, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एवं विजन इंस्टीट्यूट का, कि जहाँ से मैं इस लायक बन पाया कि आज मैं मैम के साथ बैठा हूँ। और कभी इस कोचिंग पर एक स्टूडेंट की तरह आता था, अब एक एज अ गेस्ट की तरह आया हूँ। तो मैम का और इसके साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट का धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम जतिन पाराशर है। मैं गुना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गुना से ही पूर्ण की। इसके बाद मैं ग्वालियर गया। ग्वालियर से मैंने कंप्यूटर साइंस में बीई की डिग्री प्राप्त की है। इसके पश्चात मैं कोचिंग करने के लिए दिल्ली आया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद मेरा वापस गुना जाना हुआ, तो जो पापा का डेयरी व्यवसाय है उसमें भी सहयोग किया। यही मेरी इंट्रो है। जी जतिन, इसके साथ ही थोड़ा सा यूपीएससी की जो आपकी यात्रा रही उसके बारे में आप हमें बताइए कि कब से आपने तैयारी शुरू की, कितने आपके अटेम्प्ट्स रहे, इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। मेरी जो यूपीएससी की यात्रा है वो कहीं ना कहीं कॉलेज के फाइनल ईयर से स्टार्ट हुई थी। मैंने ग्वालियर में कहीं कोचिंग ज्वाइन की थी। यद्यपि उसके बाद ही मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दे दिया, लेकिन लगा कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूं, तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आके मैंने विजन में कोचिंग स्टार्ट की। अगस्त 19 में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। आर्मी 4 बैच था मेरा, और वो जाकर लगभग लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। उसके बाद क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की गई। उसी साल मैंने अपना सेकंड मेंस प्री दिया। प्री में मैं पास हुआ। उसके बाद मैंने मेंस दिया। मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद मैंने फिर एमपीपीएससी की ओर रुख किया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री का जो एक वो मेंस से जो फेल हो जाने का जो गम था, उसका उबारने का तरीका था कि अगले एग्जाम में पास हुआ जाए। तो मैंने एमपीपीएससी प्री दिया, उसमें मैं पास किया। मैंने 21 का यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ा। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी का 2022 में अप्रैल में मेंस दिया। उसके बाद यूपीएससी का प्री दिया, फिर एमपीपीएससी का प्री दिया, फिर जाके यूपीएससी का मेंस दिया, और उसके बाद इंटरव्यू देके अब मैं सफल अभ्यर्थी के रूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ। जी बिल्कुल, आपकी यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं जतिन, और कहा भी जाता है कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है, और आपने उस सबक को भली भांति समझा, इम्प्लीमेंट भी किया, और इसीलिए आज हम लोग के बीच आप यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहेंगे जतिन कि हर एक अभ्यर्थी के लिए कोई ना कोई एक कारक होता है जो प्रेरणा स्रोत बनता है। जैसे बड़े सारे अभ्यर्थियों से मैंने सुना है कि जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो अचानक से चीफ गेस्ट के तौर पर कोई अधिकारी आए, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की ठान ली। तो ऐसा कुछ वाकया, किस्सा आपके जीवन में भी रहा, कुछ ऐसा साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? कोई डायरेक्ट किस्सा तो नहीं था, लेकिन जब मैं 6th क्लास में था तो अपने नाना जी के घर गया हुआ था। तो उन्होंने बोला क्या बनोगे बड़े होगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। तो उन्होंने बोला तुम्हें कलेक्टर बनना है। और उनका सिर्फ ये मोटिव था कि जो लाल बत्ती का जो सिस्टम चलता था उस समय, वीआईपी कल्चर, एक लाल बत्ती की गाड़ी हो और जिसमें मैं उनका नाती बैठ कर आए। तो सपना उन्होंने दे दिया।
अब उसके बाद पता तो था नहीं कि कैसे कलेक्टर बनना है, क्या करना है, तो 10th पास की, 11th में साइंस लिया, कोई गाइडेंस भी नहीं था। जो कि जनरली होता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ कि आपको कौन से सब्जेक्ट चुनना है। 10th में अच्छी परसेंट थी, मतलब मैथ लेना है, तो मैथमेटिक्स लिया। 12th की, 12th के बाद हाँ मैं एक अपने आप में तैयार हो गया था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे गुनाह में तो नहीं रहना, इतना मैंने तय कर लिया था। इसी के साथ मैंने उस साल जेई दिया, जेई की तैयारी भी खुद से रहकर करी। उस साल 12th में परसेंटेज जुड़ते थे 12th के, जी। तो जेई में मेरे नंबर एवरेज रहे मेंस में, और परसेंट जुड़ के मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आ गई। तो Yes. एमपी का एक MITS इंस्टीट्यूट है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, वो एमपी के कॉलेजेस में सेकंड रैंक रखता है। वहाँ मुझको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली, तो मैंने उसका स्टार्ट किया, प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, थर्ड ईयर आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। कहीं ना कहीं वो सपना जो था पुराना वो वापस जाग गया। मैंने सिलेबस स्टार्ट किया देखना कहीं ना कहीं। इसके साथ ही साथ मैं लगातार ऐसा था कि मैं जब भी घर जाता था, तो मैं जब थर्ड क्लास में था, 7 साल का था, तब से दुकान पे बैठता था। तो कहीं ना कहीं छोटे लेवल से लेके और बड़े लेवल तक, अधिकारी लेवल से लेके मजदूर तक, सबसे कम्युनिकेशन होता रहता था। दिखता था कि कितना अंतर है समाज में, बीच में कितना अंतर व्याप्त है हमारे, कि इसको 5 रुपए का दूध लेना है, उसको 1 लीटर दूध भी कम पड़ रहा है। तो लगता था कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए, कुछ ना कुछ तो अच्छा करूं, कैसे ना कैसे इनको अच्छा दूं कहीं ना कहीं। साथ ही साथ एक पापा का भी सपना था, पापा शुरुआत से ऐसे रहे कि विनम्रता तो थी उनमें, और कुछ अच्छा करूं समाज के लिए, कुछ अच्छा करूं, उनका एक यही रहता था। फिर मैंने कॉलेज का थर्ड ईयर से वापस अपने सपने पे बढ़ना चालू किया, पढ़ाई स्टार्ट की, सिलेबस देखा। इसके साथ ही साथ जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा, मेरा प्लेसमेंट हो गया था। प्लेसमेंट के बाद मैंने पापा से डिस्कस किया कि पापा सिविल सर्वेंट बनना है, तो उनका हाँ था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर समाज को कुछ दोगे, सिलेक्ट होगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये ऐसा जो था उनका ये कहना, ये पूरी जर्नी में मेरे साथ रहा। अभी हाल ही में संदीप भैया का एक यूट्यूब पर वो वेब सीरीज आई है, उसमें एक लड़की बोलती है कि मेरे पापा का मुझ पर विश्वास है, मैं उसको कभी तोड़ूंगी नहीं। तो वो जो मेरे अंदर की भावनाएं थी, वो एक तरीके से वो शब्द थे कि जब भी मैं तैयारी करने यहाँ आया, मैंने लाइनों को अपने आप अंदर जिया, और कि पापा का विश्वास है कि लड़का कुछ ना कुछ करेगा, समाज के लिए कुछ करके दिखाएगा, उसके लिए मेहनत करेगा। मैंने वो कभी तोड़ा नहीं। जी बिल्कुल, काफ़ी प्रेरणादायक रहा है आपका कारण, क्योंकि अपने माता पिता का सपना, उससे लेकर आपने समाज में जो असमानताएं देखी, हर चीज़ ने आपके हृदय को द्रवित किया, और उसी के चलते जो है आज आप यहाँ पर हैं, आपका चयन हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपने बातें बोली हैं कि किस तरह से चीज़ों ने आपके जीवन में प्रेरणादायक भूमिका निभाई, वो तैयारी करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को भी आवश्यक ही जो है प्रोत्साहित करेंगी, और वो भी इस तैयारी से जुड़े हैं, इस यात्रा से जुड़े हैं, तो अपने स्वप्न को आवश्यक तौर पर आपसे प्रेरणा लेते हुए साकार करेंगे। जी जतिन, तो ये तो रहा कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली। आपकी तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ ऐसा आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ साझा करना चाहेंगे कि उन चीज़ों या उन बातों को ध्यान में रखकर वो भी अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी रणनीति विकसित कर सकते हैं। तो वो इनिशियल क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस पर एक अभ्यर्थी को फोकस करना चाहिए? इसकी तैयारी हालांकि मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी, और मैंने अपनी तैयारी में ही चुन लिया था कि मुझे हिंदी माध्यम से ही पेपर देना है, क्योंकि जो मेरी 12th तक की एजुकेशन थी वो हिंदी से हुई थी। तो सबसे पहली बात जो निकल कर सामने आएगी वो माध्यम का चयन। आपको कई जगह से प्रेशराइज किया जाएगा, दबाव बनेगा कि आपको हिंदी में नहीं देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में मार्क्स कम मिलते हैं। तो ये सब मैंने कभी इस पर विश्वास भी नहीं किया, और कभी इसने मेरे आत्मबल को भी गिरने नहीं दिया। थर्ड ईयर से मैंने जब स्टार्ट किया, मैं तय था हिंदी से लूँगा, हिंदी से सिलेक्शन भी लूँगा, जो होगा देखा जाएगा, हिंदी के साथ ही आगे बढ़ना है। तो जब स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने जो टॉपर स्टॉक हैं वहाँ से, विजन के जो टॉपर स्टॉक होते हैं वहाँ से स्टार्ट किया। शायद मैंने पहला जो टॉपर स्टॉक देखा था अर्तिका शुक्ला मैम का देखा था, तो उन्होंने बुकलेट्स बताई, और इसके साथ ही साथ वो बुकलेट्स पे देखा कि ये है। फिर सिलेबस पे ध्यान दिया, यूपीएससी आखिर सिलेबस होता क्या है, सिलेबस देखा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्री के क्वेश्चन देखे, मेंस के क्वेश्चन नहीं देखे, मैं ये अपनी गलती मानूंगा जिसमें मुझे इतने अटेम्प्ट लगे। प्री के क्वेश्चन देखे, एनालाइज किया कि पैटर्न क्या है प्री का, वो देखते देखते मैंने फिर 19 का अटेम्प्ट किया। बट तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं, बुक्स ले आए थे पर उनको पढ़ना चालू नहीं किया था, एनसीईआरटी फॉलो नहीं की थी, तो मार्क्स काफ़ी कम रहे, 72 मार्क्स रहे मेरे, तो वो रह गया।
अगर आप लोगों को मैं अपनी ओर से सलाह देना चाहूँ तो सबसे पहले एक बेसिक है कि आपको 10th 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यद्यपि क्या होता है कि 10th 11th 12th के बच्चों को पता नहीं होता क्या करना है, लेकिन जो अभ्यर्थी अभी यूपीएससी के हैं और जो चाहते हैं कि उनके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, यद्यपि जी। आपको मौका देना चाहिए उन्हें कि उन्हें जो चयन करना है वो उस फील्ड में आगे बढ़े। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे और उनको प्रेशराइज करते हैं तो उन्हें कम से कम उनकी 10th 11th 12th बहुत अच्छे से करने दीजिए। हिंदी माध्यम में मैंने क्या देखा है कि बच्चे यूपीएससी के लिए आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं 12th पास करके, लेकिन अपना जो बेस है ना वो उनका वहीं से वीक रह जाता है, तो ट्रू उस ट्रू। बेस को कवर करने में काफ़ी समय लग गया। मैं एक अच्छा अभ्यर्थी रहा हूँ, मैं 10th में 93% थे, 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर था, बट बहुत अच्छे से पढ़ा। और उसका जब जो पढ़ने का जो स्पीड था, आपको परसेंटेज से नहीं है मतलब, जो आप वहाँ सीख रहे हो उसको बहुत अच्छे से सीखो। आप हिंदी पढ़ना बहुत अच्छे से सीखो, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सीखो। इसके अलावा अगर आपका आर्ट्स है सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री अच्छे से सीखो, मतलब आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या एक स्टोरी क्या है, कैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वो कहीं ना कहीं आपको जाके यूपीएससी में हर लेवल पे मदद करेंगी। जैसे मेरी हिंदी पढ़ने की स्पीड अच्छी है, वो मेरे को सी सेट में बहुत मदद करती है। मेरा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स कुछ तो मेरा दुकान पे रह के अच्छा हो गया था, और कुछ मेरा 10th 11th 12th का अच्छा था। ये स्टार्टिंग में आपको अपनी जो बेसिक स्कूल एजुकेशन है उस पर अच्छे से फोकस करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उनका एक सिंपल रीडिंग स्टार्ट कीजिए अपने ग्रेजुएशन में। कोशिश कीजिए ग्रेजुएशन आप अच्छे से करें, ग्रेजुएशन अच्छे से दीजिए, कॉलेज को टाइम दीजिए अपने, हड़बड़ी मत दिखाइए। उन बुक्स को समझिए, जानिए कि आप उनसे कितना कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टॉपर स्टॉक देखिए। टॉपर स्टॉक देखने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, आपको आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो बेसिक जतिन, आपसे जो चर्चा या बातचीत हुई उससे हमें पता चला कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके सिलेक्शन में, और साथ ही जो भी आपका कार्य अनुभव है, डेफिनेटली जैसे आपने एक शौक पर काम किया, कहीं ना कहीं उसने भी आपके मैथमेटिक्स को बेहतर बनाया और सफलता में कहीं ना कहीं उसका भी योगदान Yes, ma'am. रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे एक ऑब्जर्वेशन रही है जतिन मेरी, कि विद्यार्थी आते हैं और सीधा क्लासेस के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस की उनमें कोई अच्छी समझ नहीं होती, तो उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लाइक कैसे जो है, सबसे पहले कुछ बेसिक इनिशियल्स होते हैं जो हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज़ है जो आप हर टॉपर्स के साथ सुनेंगे, टॉपर स्टॉक में सुनेंगे, जो हिंदी मीडियम में नहीं होती है, जो मैंने भी गलती की, जो अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए, सिलेबस को देखिए कि सिलेबस है क्या, किस टॉपिक का कौन सा महत्व है, उसको साथ में प्रीवियस ईयर के साथ कनेक्ट करके देखिए। ये सिलेबस के आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसे बिंदु मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी आगे की एक रणनीति में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएंगे। उसको कनेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप क्लास लेते हैं, कोचिंग करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यूपीएससी खुद रास्ता देती है। यूपीएससी का जो रास्ता है वो उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो वो रास्ता देते हैं, आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। धीमे धीमे बढ़ना है, तेजी से बढ़ना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट यूपीएससी स्वयं रास्ता देती है। जैसे कि अगर प्री को लेके बात की जाए तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करते जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम यूपीएससी का मेंस का है और सेम आपकी तैयारी लगातार बनी रहती है। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप उन चीज़ों को एनसीईआरटी बुक्स में पढ़िए, बेसिक बुक्स जो होती हैं उनमें पढ़िए, उनमें देखिए। और उसके साथ साथ आप अगर कोचिंग अटेंड करते हैं, जो क्लास नोट्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दीजिए। मेरे क्लास नोट ने मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद की है। आपको एक होलिस्टिक तैयारी करना पड़ेगा यूपीएससी। यूपीएससी को आपको कॉलेज का एग्जाम या फिर आप स्कूल का एग्जाम पढ़ के नहीं कर सकते। जहाँ के हम हिंदी मीडियम में जनरली क्या होता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, सिंपली एक बुक होती है, बुक के पीछे क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन याद कर लीजिए, उसी से आते हैं। जो डिफरेंस जो क्रिएट करता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का, वो यही होता है। एनसीईआरटी में चैप्टर को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और कभी क्वेश्चन बुक से नहीं आते हैं, उस बुक के पीछे जो है वो नहीं आते हैं। उस जो आपने मटेरियल पढ़ा उसको सोच के आपको याद करना पड़ेगा, उसको पेपर में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स क्वेश्चन होते नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजी पे आपको आना चाहिए कि जहाँ आपको चीज़ों को समझना होगा, फिर उनको अप्लाई करना सीखना होगा। बिल्कुल 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 जतिन, आपने बिल्कुल सही कहा
कि इन जनरल ये ऑब्जर्वेशन रही है कि स्कूल कॉलेज में हम कुछ दिन पहले एग्ज़ाम से जस्ट पढ़ते हैं और इजीली अच्छे स्कोर के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं। बट यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। यहाँ पर आपको जो हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों पर एग्ज़ाम की डिमांड के आधार पर फोकस करते हुए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें साझा करते हुए आपने हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी इंसाइट दी है कि वो समझ पाएँ कि अभी तक हमने जो किया है और अब जो हमें करना है उसमें क्या अंतर रहा है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जतिन, एग्ज़ाम के हम एक-एक चरण पर आपकी क्या रणनीति रही वो जान लेते हैं और डेफिनेटली इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम आता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आज के टाइम में आप देखोगे अपने आप में स्टूडेंट्स के बीच जो है काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी डर स्टूडेंट्स में बना रहता है। इवन काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रीलिम्स को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे और बार-बार फेलियर कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है। लेकिन आपके केस में मैंने देखा कि आपने जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इवन आपने इस साल प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई किया है और इस साल भी आप रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स को लेके मैं बात करना चाहूँगा। एक जनरली हर मीडियम के स्टूडेंट में हिंदी की बात मैं स्पेसिफिकली करूँगा क्योंकि सी साइट को लेके बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। जनरली स्टूडेंट प्रीलिम्स की हार को पचा जाते हैं। मैंने देखा है कि जो फेल होते हैं तो 1 मंथ 2 मंथ बाद वो पचा जाते हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकला, अगली बार निकल जाएगा, या 2 मार्क्स से ही तो रहा हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार मैं निकाल दूंगा। एनालाइज नहीं करते हैं कि क्या मिस्टेक रही कि मेरे वो 2 मार्क्स कम रह गए। मैंने पहला अटेम्प्ट जो दिया था अपने कॉलेज खत्म होने के 15 दिन बाद ही दे दिया था 19 में। उसमें शायद 72 या 82 मार्क्स रहे मेरे, मैं फेल कर गया। जब मैं उसको देखा, मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता थी कि मेरे 18 50 मतलब जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप 50-50 तक पहुंच जाते हैं कि केवल 2 ऑप्शन में से आपको चुनना रहता है, 18 में से 15 गलत थे मेरे। तो मुझे पता है क्योंकि मैंने उस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। अब यही आया 20 का अटेम्प्ट। मैंने कोचिंग की थी, कोचिंग काफ़ी अच्छे से की थी। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ आपको चलना होगा। सुजीत सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, शमीम सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। इसके अलावा और जो विज़न के जितने टीचर्स थे उन्हें साथ में बताया कि आपको कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करना है, कैसे मेंस की। सुजीत सर ने पहली क्लास में बोल दिया था कि प्रीलिम्स के नोट्स तैयार करके रखना। शमीम सर ने जो पढ़ाते थे वो जो क्लास के मतलब हर टॉपिक के बाद वो स्टेटमेंट के रूप में कराते थे, जैसे यूपीएससी करती कि स्टेटमेंट बताया उन्होंने, वो बताया कि ये सही है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है। सेम आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे देखना है। क्लास नोट्स बनाओ, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। जब मैं क्लासरूम प्रोग्राम में था, अटेंड कर रहा था, तो एक विजय कुमार सर आए थे, आईपीएस थे। उन्होंने बताया कि ये 4 आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं। क्या कहा ये होता है कि इसके अलावा करंट अफेयर्स है। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ प्री को लेके कि हम करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, जबकि वो पेपर का 25% 30% ही क्रिएट कर रहा है, बाकी ये 4 सब्जेक्ट कर रहा है। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट को बहुत मजबूत कर लेते हैं तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। और ये 4 सब्जेक्ट की वही बेसिक बुक्स हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए है, इकोनॉमी है जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो। हिंदी मीडियम के लिए कोई अच्छी बुक नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई बुक पढ़ेंगे ना हिंदी मीडियम के लिए। आप जहाँ से भी क्लास कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से पढ़ लें, बट क्लास मतलब किसी बुक से तो कतई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैंने ट्राई किया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ने का भी ट्राई किया, मैंने 1-2 बुक और पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं हो पाया, वो हो ही नहीं पाया। इसके अलावा ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की दोनों बुक्स हैं वो। अब प्रीलिम्स के लिए खास चीज़ है आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना। जब आप उनको देखोगे, समझोगे कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। जैसे कि मैं ज्योग्राफी के 11th क्लास का जो भारत का भूगोल है उसका 2nd चैप्टर लेता हूँ। अब उस 2nd चैप्टर को लीजिए और ज्योग्राफी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लीजिए, आप चौंक जाएंगे कि ये तो इसकी एक लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। उस चैप्टर मतलब उसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जब मैं 20 का एग्जाम दे रहा था तो उसका सीधा एक पैरा उठा के क्वेश्चन बना दिया था। ये पैराग्राफ है, ये मतलब चाय की खेती के लिए कि कौन सी कंडीशन अच्छी होती है, तो वो पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ पूरा छाप दिया और पूछ लिया कि ये किस फसल के लिए अच्छे हैं।
इसके अलावा जो अबोल मिशमी जो पहाड़ियाँ आया था वो उस चैप्टर में है। जो बरखान का क्वेश्चन आया था वो उस चैप्टर में। उस चैप्टर को आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये आप जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो आप समझेंगे। इसके साथ ही जब आप देखेंगे कि लगातार 19, 20, 21, 22 मिडिवल इंडिया से जो राजपूत काल है उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर भी अगर आप उस चीज़ को छोड़ के जाते हैं, ये आपकी मिस्टेक है। आप देखोगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पर्यावरण और पारिस्थितिकी से प्रदूषण वाला जो चैप्टर लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, उस चैप्टर को आप इतना बार पढ़ के जाइए कि इससे कुछ भी आपको गलत नहीं होना चाहिए। सेम ज्योग्राफी का है, सेम इकोनॉमी का है, मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर को आप कैसे भी नहीं छोड़ सकते। तो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना होगा, उसी के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। आप एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं कि आपको कि किस चीज़ से आपके क्वेश्चन आने। इसके अलावा रिसोर्स आपको लिमिटेड रखना होगा। क्या करते हैं कई बच्चे, कई सारी बुक्स ले आएंगे और कई सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और उसके साथ क्या होता है कि आपके पास कंटेंट इतना हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता, चीज़ें याद नहीं होती, आपकी विजुअल मेमोरी नहीं होती है। एक लक्ष्मीकांत लीजिए, उसको कम से कम 20 बार पढ़िए, मिनिमम 20 बार। आपकी विजुअल मेमोरी तैयार हो जाएगी, आपको पता रहेगा कि इसमें से क्वेश्चन आया किस पेज से आया। जैसे इस बार राष्ट्रपति वाला जो क्वेश्चन था, वो जो 5th एडिशन है उसके चैप्टर के किसी एक नीचे लिखा हुआ है पैरा, मुझे याद है, मैं उस क्वेश्चन को देखते ही आ गया मुझको याद, हाँ ये भी इससे है, लक्ष्मीकांत से है। तो ऐसी विजुअल मेमोरी आपको तैयार करना पड़ेगा। सेम आपको एनसीईआरटी का, जैसे मैंने बताया कि मुझे पता है कि इस चैप्टर को अगर मेरे को कोई 1 घंटा दे पढ़ने के लिए कि प्रीलिम्स के पहले 1 घंटा है आपको सिर्फ ये पढ़ना है, तो मैं लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर जरूर पढ़ूंगा जिसमें एक्ट है। उसको तो आपको रटा हो जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें। एक्ट है, उसका संसद वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी का जो मैंने चैप्टर बताया वो, इकोनॉमी का मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर, ये ऐसी चीज़ें मैं इनको तैयार करके जाऊँगा। फिर रिसोर्स लिमिटेड हो गए। अब आप करंट अफेयर्स पे आइए। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो विजन का पीटी 365 है उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहा हूँ। मेरी तैयारी चरण में क्या रहा है कि मैं लगातार बिजी रहा हूँ एग्जाम के बीच, तो मैंने मंथली करंट अफेयर सिर्फ जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसके लिए फॉलो किया। उसके अलावा मैंने विजन की पीटी 365 भी पढ़ा। तो कभी कभी ये 365 आपके रिसोर्स का काम कर जाती है। जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो मुझे अपनी क्लास में जिन्होंने पढ़ाया था उनको कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैं रिसोर्स लिमिटेड रखने के लिए क्या करता हूँ, मैं नोट्स भेज देता हूँ। अगर मेरे को जो नोट्स समझ में नहीं आए भेज दूंगा, मैं कवाड़ी में भेज दूंगा या जाके भेज दूंगा, तो वो दिखना नहीं चाहिए वो चीज़ के आंखों के आगे है। मैंने जब 20 की पढ़ा, 20 में क्या प्रीलिम्स लेट हो रहा था और विजन बार बार अपना मटेरियल रिलीज करते जा रहा था, तो शायद एक तो बेसिक आती है पीटी 365 और उस साल शायद अपडेटेड 3 मटेरियल आए थे। तो उन 3 मटेरियल को अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का मिला के पढ़ेंगे तो आपकी इतनी बढ़िया बेसिक बुक तैयार होगी कि आपको उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 22 के अटेम्प्ट में बस उठा के मैं एक बार 20 का रिवीजन करता हूँ, उसका वही है मेरी बेसिक बुक, वही है एनवायरमेंट के लिए, जो 20 के 3 अपडेटेड मटेरियल और एक वो जो बेसिक था पीटी, इतना ज़्यादा कवर हो जाता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेम मेरा 22 के अटेम्प्ट में बस उसको एक बार पढ़ा, वो बेसिक के लिए हो गया, फिर करंट अफेयर्स के लिए इस साल वाला पढ़ा, फिर 23 के लिए भी यही किया। तो ऐसे करके आपको अपनी रिसोर्स खुद ढूंढना पड़ेगा और लिमिटेड रखना पड़ेगा। जैसे अब पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत के अलावा प्री के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं और ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। स्पेक्ट्रम के अलावा नहीं दिमाग लगाना चाहिए। बिपिन चंद्रा ठीक बुक है, सबकी अपनी चॉइस होती है। मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ने का ट्राई किया था, तो 1-2 चैप्टर के बाद नहीं पढ़ पाया तो मैं उसको बेच आया था। तो फिर उसके अलावा हिस्ट्री के अलावा क्लास नोट्स अगर आपके अच्छे हैं तो वो भी काफ़ी मदद करते हैं। जैसे सुजीत सर के जो नोट्स हैं मिडिवल हिस्ट्री के, जो क्लास नोट्स हमें दिए थे उन्हें 8 या 10 पेज के। अब बच्चे उसी को नहीं पढ़ते, विजन के ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको। अगर हैंडआउट्स दिए थे उन्होंने 8-10 पेज के, लेकिन 19 के बाद लगातार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें। मतलब हाँ, अगर ऐसा भी नहीं बोल सकता, क्या होता है जनरली कोचिंग्स क्या करती हैं कि क्वेश्चन आया तो अपने मटेरियल में शामिल कर दिया। सर ने वो हमें 19 की क्लास में दे दिए, 20 में उसमें से क्वेश्चन आया, 21, 22, 23 में से उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ 10 पेज में मिडिवल हिस्ट्री कवर हो रही है, मैंने आज तक पढ़ी नहीं उसके अलावा कहीं। जो सर ने एंशिएंट पढ़ाया था, क्लास नोट्स बनवाए थे, तो इस साल जो मुजरिस बंदरगाह करके क्वेश्चन आया वो क्लास नोट्स में था। अभी फ्रेंड मिले, यार ये कहाँ से आया, मैं ये तो नोट से था, तो बता अरे ऐसे कैसे था, मैंने देखो अगर दिखाता हूँ, फटाफट पलटे पेज में शॉर्ट नोट्स थे वो दिखा दिया, ये देखो सर ने क्लास में पढ़ाया। हाँ, बच्चे पढ़ते ही नहीं क्लास नोट्स। आपको क्लास नोट्स पढ़ना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, लिमिटेड रिसोर्स रखना पड़ेगा। अब इन्हीं पे रहिए, प्रीलिम्स आपका और बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप उसके अलावा अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तभी आप प्रीलिम्स फेल नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप विजन में लक्ष्य सेशन होता है प्रीलिम्स के लिए, तो 20 में मैम थी मेरी, लक्ष्मी मेंटोर मैम ही थी,
तो जी। मैं हिस्ट्री का टेस्ट देता था और 100 नंबर का टेस्ट होता था, मेरे 50-52 आ जाते थे। तो मैं तो बहुत खुश होता था कि ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैम को पता था, मैम कहती थी अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप समझो। ये मुझे उस साल बाद में जब मैंने 22 में सिर्फ 1 महीने, मुझे प्रीलिम्स के लिए 1 महीने मिला था, लेकिन वो उस पीरियड में, जो लॉकडाउन के पीरियड में बेस इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब 1 या 2 रिवाइज़ भी हो जाएँ तो मेरे लिए काफ़ी हैं। तो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे ये एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री से था, ऐसे ही एग्ज़ाम्पल आपके हर सब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं। आपको बेसिक इतना अच्छा कर लेना है कि आप, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कभी आप प्रीलिम्स फेल नहीं करोगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में आता भी कितना है, 30% आ रहा है, उसमें से 15% तो सीधा-सीधा बेसिक से कनेक्ट है। वो करंट न्यूज़ अकेली है लेकिन बेसिक है। तो मेन फोकस मेरा जो रहेगा वो बेसिक पे रहेगा। अब रही बात सी-साइड की, तो यहाँ आपके जो स्कूल की आपकी पढ़ाई है और जो कॉलेज की पढ़ाई है वो बहुत काम आएगी। अब मैथमेटिक्स दुकान पे बैठ के अच्छा हुआ, कॉम्प्रिहेंशन मेरी हिंदी मतलब पढ़ने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, और मैं सजेस्ट भी यही करूँगा। आपका अगर मैथमेटिक्स अच्छा है, एसएससी की कोचिंग की है या बैकग्राउंड रहा है, तो आप मैथ पे खेलें, नहीं तो मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पे खेलता आया हूँ। मैं पहले 40 मिनट में, मेरी स्ट्रैटेजी रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले 40 मिनट में मैं कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। लगभग 25 से 27 होते हैं, प्लस जो स्पीड, मतलब पढ़ने की स्पीड तेजी आती है, इसके साथ उसको एनालाइज करना, तो और एक्यूरेसी मेरी लगभग 80 to 90% रहती है। तो उसके साथ मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता हूँ। इसके बाद मैथ के अगर आपसे 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो भी आपका सी साइड बहुत आराम से क्लियर है। जैसे इस बार बहुत टफ था पेपर, मैंने सी साइड को लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन वही मेरा जो तैयारी है कॉम्प्रिहेंशन पे खेला, मैं सारे करके आया, और लगभग मुझे लगता है 43 अटेम्प्ट ही कर पाया। मैथ के क्वेश्चन करीब 15 अटेम्प्ट कर पाया, जबकि मेरा बैकग्राउंड खुद इंजीनियरिंग का रहा है। तो ऐसी दिक्कत नहीं है, ईगो पे नहीं लेना है, सी सेट को कभी ईगो पे नहीं लेना है कि मैं मैथ का हूँ तो मैथ ही करूंगा। आप जिसमें अच्छे हो वो अच्छा करो, सबसे बेस्ट वही है, उसको ज़्यादा करो, बाकी को आप बांट सकते हो। जिसमें मतलब वीकनेस को आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो आपका। तो इस बार 40 मिनट कॉम्प्रिहेंशन किए, एक बाकी जो टाइम बचा था 1 घंटा 20 मिनट का, उसमें मैथ किया, लेकिन फिर भी 15 ही बना पाया। लेकिन मुझे पास होने के लिए जैसे 27 थे, अगर 25 भी सही होते हैं, 6 क्वेश्चन और चाहिए थे बस मैथ के, तो 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए, मतलब राइट आराम से हो गए। ये स्ट्रेटेजी हमेशा रही है। तो ये आप डिसाइड करें कि आपका एक्यूरेसी जो है लेवल का है, उसके हिसाब से आपको क्या, किसको मिनिमम टाइम देके और मैक्सिमम चीज़ें लेना है। और एक्यूरेसी का मतलब है कि 80% सही होना, ये नहीं कि आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें से आधे सही हो रहा है और आप मान के चलो कि ये पॉजिटिव है। एक्यूरेसी आपकी 90% है। अगर मैथ के साथ है तो आप यही मैथ के साथ कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, और बाकी जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम देके सॉल्व करो, तो सी सेट आराम से निकलेगा। और एक चीज़ और, प्रीलिम्स को जो जीएस पार्ट है उसको लेके, वहाँ के जो अटेम्प्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मायने करते हैं, आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ना टेस्ट सीरीज दे देके, बार बार टेस्ट सीरीज दे देके आपको एनालाइज करना होगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज या अपनी नॉलेज पर रखने नहीं देते हो, आप एक स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ती है एग्जाम की। मेरे जो 40 नंबर से लेके और 128 तक की जर्नी रही है प्रीलिम्स में, मेरे एक 40 नंबर भी आए प्रीलिम्स में और 128 भी आए। तो क्या किया था मैंने, 60 नंबर से अटेम्प्ट स्टार्ट किए थे, 60 करता था, 70 करता था, 80 करता था, 90 के पार ले जाता था। तो इस चीज़ में मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे 30 क्वेश्चन गलत होते ही है, मतलब मेरी एक्यूरेसी 70% के करीब है, 60% 70 है, कि मैं जितने अटेम्प्ट करूँगा वो उसमें से 30% ज़्यादा होंगे ही गलत। तो मैं जब ये एनालाइज करता रहा और 20 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया, उसके पहले मैं 93 94 अटेम्प्ट पे आ गया था कि अब इसमें से 30 गलत होंगे तो अभी मेरा 100 के पार स्कोर तो जाएगा ही जाएगा। उसी स्ट्रेटेजी को आपको डिसाइड करना हो। किसी की अच्छी एक्यूरेसी होती है तो वो हो सकता है 60 में भी अच्छे नंबर ले आए, लेकिन अगर एक्यूरेसी सही नहीं है तो आप ढूंढिए आपका पॉइंट, ऐसा पॉइंट होगा जहाँ आपके मैक्सिमम स्कोर आता है, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना पड़ेगा। आप अपना मैक्सिमम पॉइंट दीजिए। जैसे इस बार जैसे मेरे गलत होने का, मैं गलत होने पे खेलता हूँ सही होने से ज़्यादा, कि मैं मिनिमम गलत करूँ। तो इस बार मैंने 97 अटेम्प्ट करे, क्योंकि मुझे पता था कि कट ऑफ कम जाएगा, मतलब मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा है गलत क्वेश्चन करने का, तो मैंने 97 अटेम्प्ट किए। तो इस बार भी लगभग 110 के पार मेरा स्कोर जा रहा है। तो ये है। आप टेस्ट सीरीज भी को लेके भी बात नहीं हुई, प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज आपको एक तो सिखा देंगी कि कैसे पढ़ना है। जैसे जब मैंने पहला टेस्ट दिया था, पॉलिटी का विजन का टेस्ट सीरीज था,
140 के बारे स्कोर आया, लेकिन वो बहुत बेसिक था। वो मतलब फंडामेंटल था, तो उसमें ठीक रहा, हमें बहुत खुश। फिर मैंने सेकंड दिया, उसमें भी ठीक रहा। फिर मैंने 9th और 10th टेस्ट दिए, नहीं पहले मैंने 9th दिया तो उसमें आए शायद 65 या 70। ये क्या हुआ? जब मैं उसको एनालाइज किया और फिर मैंने देखा कि इसमें तो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता था कि संसद को केंद्र सरकार से कंफ्यूज कर गए, पंचायत को ग्राम समिति से कंफ्यूज कर गए, मतलब ऐसी कई चीजें थी। तो उसने ना मुझे पढ़ने का तरीका सिखा दिया टेस्ट ने, कि मुझे अब इस तरह से लक्ष्मीकांत पढ़ना है। कि ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तब तक एनालाइज नहीं किए थे, ये मेरी गलती थी, मैंने नहीं किए। उसके बाद मैं सीखा कि क्यों अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करना है। ये ना आपको पढ़ने का तरीका सिखा देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी के 3 आंदोलन ऐसे हैं कि उनको तो कभी छोड़ के ही नहीं जाना है। वो आपको वहाँ भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का प्लस टेस्ट सीरीज का भी काफ़ी योगदान रहता है तैयारी में। जी जतिन, काफ़ी डिटेल में आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को लेकर अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की, और इससे मुझे जो एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना है वो ये है कि बार बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद कंप्लेन करते रहते हैं, प्रीलिम्स के बाद, कि मटेरियल जहाँ भी उन्होंने क्लासेस की वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं टकरा रहा है, करंट अफेयर हमने पढ़ा वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं टकरा रहा है। आई होप कि आपने जो ये सारी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की हैं वो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। अब सिर्फ पढ़ने की बजाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस का जो कंसेप्ट है वो उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ बार बार दोहराव के माध्यम से डेफिनेटली जो है उनको सहायता मिलेगी। और ये सारे की पॉइंट्स क्लियर हुए आपकी हमारी इस कन्वर्सेशन से। जतिन, आपने मॉक टेस्ट की भी बात की है। मॉक टेस्ट को लेकर स्टूडेंट्स में देखा गया है कि एक डर रहता है। डर क्या कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी एक परफेक्शन का जोन आएगा या मेरी तैयारी इस लेवल पर पहुँच जाएगी कि उसके बाद मैं जो है टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डिले करते हैं टेस्ट देने में और अंत में जो है रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहता विदाउट टेस्ट अटेम्प्ट किए? सबसे बड़ी बात तो ये जो डर था वो इंजीनियरिंग में ख़त्म हो गया था। जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें आपको हर 6 महीने में इतने टेस्ट, इतने असाइनमेंट देना है कि उसका डर ही खत्म हो जाता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो एक ये डर जो था मेरा, ये हमेशा खत्म था। लेकिन मैं देखता था कि जब क्लास करते थे और टेस्ट देने की बारी आती थी तो क्या होता है, कभी कभी आप सोचते हो किसी दोस्त को लेके चले जाओ तो वहाँ आसानी रहेगी, थोड़ा टाइम पास हो जाए। कोई तैयार ही नहीं होता था मेरे साथ जाने की, टेस्ट देने जाना है, टेस्ट देने जाना है, टेस्ट देना है। सबको परफेक्शन चाहिए, और यूपीएससी आपसे परफेक्शन मांग भी नहीं रही है। यूपीएससी आपको जब बोल ही रही जनरल स्टडीज करके सब्जेक्ट बोल रही है, तो आपको जनरल ही नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना उस नॉलेज का। आपको जाना है, अटेम्प्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी ने बेंचमार्क स्थापित नहीं किया है सीसेट के अलावा कहीं भी किसी एग्जाम में कि आपको इससे अबव नंबर चाहिए। आपको बस दूसरों से खराब परफॉर्मेंस नहीं करना है। आपका परफॉर्मेंस कैसा हो, दूसरों से खराब नहीं करना है, ये सोच के जाओ। और टेस्ट का इतना रोल है, आप समझ नहीं सकते कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिए आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में जाके कि आप क्या करके आ गए, क्यों करके आ गए, कैसे करके आ गए। आप बस आओगे और देके आ जाओगे, ना आप अपने पेपर को एनालाइज कर पाओगे, ना आपको पता होगा आपने कहाँ मिस्टेक की है, और ना आपको पता होगा कि ये कहाँ से आया था, आप आगे क्या करना है मुझको वो भी नहीं पता रहेगा। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो 19 का जब अटेम्प्ट दिया था एक भी टेस्ट नहीं दिया था, 20 का अटेम्प्ट दिया तो इतने टेस्ट लगाए थे। आप इसको एक और अच्छी चीज़ से समझ सकते हो। विजन की एक 7 मिनट की या 6 मिनट की वीडियो है जिसमें टॉपर स्टॉक से जो प्रीलिम्स है उसके बारे में कट कर करके उन्हें बताया। तो हर टॉपर बात करेगा कि उसने टेस्ट काफ़ी दिए हैं प्रीलिम्स के। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं कोई पूछता है मुझसे प्रीलिम्स कैसे निकालना है, मैं उससे बताता हूँ आप जाके वो 7 मिनट की वीडियो देख लो। तो उसमें इतना कुछ भी नहीं है सिर्फ, लेकिन फोकस है टेस्ट बहुत देना है, बेसिक बुक पढ़ना है, यही सब आपको करना पड़ेगा। तो टेस्ट तो बहुत मस्ट है बिल्कुल, उसके बिना आप सोच नहीं सकते। आप विजन के सारे टेस्ट दो, तो जिसमें आप फुल लेंथ, अगर आप पहला अटेम्प्ट है तो सब्जेक्ट वाइज भी दो, तो लगभग 35 टेस्ट होते हैं। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट वाले हो तो बेसिक छोड़ दो, आप फुल लेंथ वाले 10 टेस्ट दो, अभ्यास चारों दो, दोनों ओपन टेस्ट दो, इसके अलावा और कोचिंग के दो। मैंने और कोचिंग मतलब 20 में जब प्रीलिम्स पीछे खिसक रहा था तो मैंने इतने टेस्ट दिए कि मुझे भी नहीं पता, जैसे मैं खोलता था सर्च करता था किस साइट पे फ्री टेस्ट है, जाके दे दिया। कुछ नहीं, बस एक ऐसा है ना कि सीखने मिलता है। मेरे साथ एक
एक बहुत अच्छी बात है, ये मेरी आदत है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन रॉन्ग करता हूँ तो वो हमेशा याद रहता है मुझे। अगर वो बिल्कुल। अगली बार मुझे टकराएगा तो मुझे पता है कि मैंने इसको कहाँ रॉन्ग किया था। तो ऐसे कुछ फ़ायदे हैं जो आप टेस्ट दे के, अब मुझे इस कैपेबिलिटी का मुझे पहले नहीं पता था कि ये है मेरे पास, ये एबिलिटी है कि जो गलत होगा मुझे याद रहेगा, लेकिन टेस्ट देके मैं समझ गया। इसलिए मैंने एक लोग बोलते हैं, काफ़ी आप टॉपर्स का सुनोगे कि टेस्ट सीरीज़ के नोट्स बनाना चाहिए। प्रीलिम्स की जो टेस्ट होते हैं उसकी जो जी। आंसर बुकलेट होती है उसके नोट्स बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है हाँ, बनाना चाहिए अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता है। जैसे मुझे अब एबिलिटी का पता चला तो इसने कहीं न कहीं तैयारी के लिए मुझको एक क्वेश्चन दे दिया इतना टाइम, मुझे इस नोट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत होता है वो मुझे पता रहता है कि ये क्यों गलत हुआ था, और मतलब याद हो जाता है वो। मैं चेक करते टाइम भी सिर्फ वही पढ़ता हूँ जो गलत हुए हैं मेरे, जी। ये गलत था, याद है, अगली बार टकराएगा तो गलती नहीं करूँगा। साथ ही साथ अटेम्प्ट का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने टेस्ट सीरीज से सीखे कि मुझे 93 अटेम्प्ट करना है या 90 के अबव भी अटेम्प्ट करना है। उससे अटेम्प्ट कम करूँगा तो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊँगा। इसी साथ टाइम मैनेजमेंट में कोई बात नहीं हुई। आप टेस्ट दे दे के ना इतनी स्पीड आ जाएगी आपकी, जैसे लोग बात करते हैं कि हम यूपीएससी के पूरे पेपर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए। मैं कम से कम 5 बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पेपर को, जी। 5। इसलिए मुझे याद है अभी भी कि 20 में कौन सा क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था। और जैसे 22 का है, लोग करंट अफेयर्स के इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन पीटी 365 में से शायद 25 से 30 क्वेश्चन आए थे विजन की, सिर्फ इसी में से करंट पूरा क्लियर हो रहा था। मुझे याद है जिसमें जो मछली वाला क्वेश्चन था, मियावाकी पद्धति थी, इसके अलावा क्यूबिट को लेके क्वेश्चन, ये सब उसमें थे। वो बीटा सेल्स वाला तो पहले पेज पे था, जी। पीटी 365 के साइंस की टाइप की थे, साइंस टेक की मैगजीन पर। तो ये टेस्ट देके आपको पता चल जाएगा। टेस्ट तो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही काफ़ी संभावना होती है टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाए। इनमें से कई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से भी फंसे थे। आई थिंक इस बार का बीटा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में रहा है विजन की। तो जी, टेस्ट आपसे सीरीज का बहुत फायदा है। हाँ बिल्कुल जतिन, आपसे चर्चा करके पता चला कि आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी चीज़ों को आपने एज इट इज़ अभी तक याद रखा है। लगभग 3-4 साल के काफ़ी एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए। तो टेस्ट सीरीज़ का डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत बेनिफिट ज़्यादा। है ही, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के चलते हमें अपने कुछ हिडन टैलेंट्स भी पता चलते हैं। जैसे जतिन ने अपने आप को एक्सप्लोर किया, वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। जतिन, मेंस में जब मैंने आपकी मार्कशीट देखी तो आपकी मार्कशीट में मुझे मतलब काफ़ी चौंकाने वाला एक आपका जो स्कोर मेरे सामने रहा कि 2020 में आपका मेंस का स्कोर 652 रहा। Yes, ma'am. वहीं अगर 22 के एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपने 784 स्कोर किया। मतलब आप देखोगे अराउंड 130 का जो डिफरेंस है वो आपके मार्क्स में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि मेंस में 2020 की जो आपकी रणनीति रही और 2022 में जिस रणनीति का आपने अनुसरण किया, काफ़ी कुछ उसमें बदलाव आपने किए होंगे। तो कुछ ऐसा आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो अभी मेंस लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो इंसाइट है, आपकी जो लर्निंग आउटकम है वो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप अपनी रणनीति पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेंस में सबसे पहले मैं अपनी जो 2020 का जो अटेम्प्ट था वो अपनी गलतियां गिनाना चाहूँगा। जी। उस गलतियों के बाद ही आप समझेंगे कि जो 2022 में मैंने क्या गलतियां नहीं की। सबसे पहली बात, जब हम हिंदी से, ये स्पेसिफिकली मैं हिंदी मीडियम के बारे में बताना चाहूँगा कि हम प्रीलिम्स के लिए खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, क्योंकि एक डर बना हुआ है प्रीलिम्स को लेके। मेरे साथ भी था कि 19 में प्रीलिम्स फेल कर गया था, तो इस साल प्रीलिम्स तो फेल नहीं करना है, वो तय था। उस तय में ना मैं भूल ही गया कि उसके बाद मेंस भी होता है। सबसे बड़ी बात हम भूल ही जाते हैं कि मेंस होता है। तो जब प्रीलिम्स पास हुआ तो कुछ नहीं था, खाली हाथ थे बिल्कुल कि अब क्या करना है। जबकि कई मतलब था, मटेरियल है, सब है, लेकिन कोई रणनीति डिसाइड नहीं है कि आगे करना कैसे है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कुछ अता पता नहीं था। इसके साथ ही साथ एक जो हिंदी मीडियम के साथ क्या होता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर जो आपका हमेशा से लगा हुआ है कि आप फेल कर रहे हो, बार बार फेल कर रहे हो। प्रीलिम्स जैसे ही पास होता है तो घर पे क्या ऐसा माहौल हो जाता है कि आप बन गए, अधिकारी बन गए, बिल्कुल बन गए हो। अब आप पे कोई नहीं है, पढ़ाई का दबाव हट जाएगा, मम्मी पापा टोकना बंद कर देंगे कि आप पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ये गलती थी मेरी। पहली बात, मैंने उसके कोई स्ट्रेटजी नहीं थी मेरे पास कि मुझे कैसे मेंस निकालना है। दूसरा, एक भी टेस्ट नहीं लिखा। तीसरी गलती थी कि अपने आप से प्रेशर हटा दिया। मैं अपने आप में मतलब एक आत्म अनुशासित काफ़ी ज़्यादा हूँ,
कि जब मुझे करना है तो मुझे करना है। लेकिन मैंने वो हटा दिया क्योंकि ऐसा लगा कि अब मैं भी अधिकारी बन गया, मेंस तो कोई चीज़ ही नहीं है, सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। वो जी। पता नहीं क्यों आता है, लेकिन आता है। और इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आप फ्री दे रहे हो, आप इस इंटरव्यू को देखो, किसी भी टॉपर स्टॉक को देखो, आपको मेंस की एक आपके पास स्ट्रेटेजी रखा ही होना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो आखिरी के मुझे 3 महीने में ये करना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको करना है। सेकंड, फोकस नहीं हटने देना। इसका बेस्ट तरीका है बताओ ही मत कि प्रीलिम्स हो गया। ये बहुत बड़ी गलती रही। मैंने बताया, मेरी मम्मी ने मेरे नाना जी को बताया, तो मेरे नाना जी की साइड बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे 10 मामा हैं और लगभग 10 मौसी घर के हैं। जी। तो जब बात फैली ना, सबके कॉल आना, उनके बच्चों के कॉल आना, तो वो जो 3 महीने का जो टाइम था ना, वो ऐसे निकला कि चला गया। फिर आखिरी के 1 महीने मतलब रहता है मेंस के पहले, आप सोचते हो कि चलो ठीक है, इस बार फ्री हो गया था, मतलब अगली बार भी हो जाएगा, अगली बार मेंस देखेंगे। तो आप छोड़ देते हो, आप पढ़ना ही छोड़ देते हो, आप उम्मीद भी छोड़ देते हो, जाके लिख आते हो। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने लगातार 20 के अटेम्प्ट में की। तो होना तो था ही नहीं, वो तो पक्का था, जाके दे आए। मतलब होना था नहीं पक्का, तो इसके कारण क्या होता है कि आप उसमें भी परफॉर्म नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है जी। कि लगभग 700 तक मार्क्स में ले आ सकता था, लेकिन तय था कि अब नहीं होना है तो नहीं कर रहा है मेहनत, तो जाके वो भी ऐसे ही बेमन से देना वो किया। तो ये नहीं करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मत बताओ, फोकस रहने दो अपना, एग्जाम पे फोकस लगातार। और जो प्रीलिम्स के से लेके और उसके रिजल्ट के बीच का टाइम है, उसमें ना पढ़ाई बंद मत करना, उसमें पढ़ाई लगातार बनाए रखना अगर आप बाउंड्री पे हो। वो जो टाइम होता है ना, एक फ्लो जो होता है आपके जी, पढ़ने जी। का, वो फ्लो टूटता है ना, तो उसको वापस बनाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ये इस बार की गलती है मेरी। मतलब पिछला मेंस दिया मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ना एक तरीके से बंद कर दिया। घर चला गया था, 2 महीने दुकान पे बैठा, फिर इंटरव्यू के लिए आया, उसके लिए इतना पढ़ना नहीं होता है असल। उसके बाद फिर एमपीपीएससी का इंटरव्यू हो गया, तो वो दिया, नहीं पढ़ा। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा जो फ्लो था, जो 2 साल का 3 साल का बना हुआ था, वो टूट रहा है। तो फ्लो नहीं टूटने देना है। तीसरा, फोकस नहीं हटने देना है। मिनिमम लोगों तक आप बात पहुंचाओ कि आपको मेंस एग्जाम देना है, तैयारी अच्छे से करो। चौथा, अभी टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। टेस्ट आपको देना है, मैक्सिमम टेस्ट देना है, जितने ज़्यादा दे सको। पांचवा, कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए, वो तरीका मैं आप बता दूँ। अब 22 का एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या किया, 22 का एग्ज़ाम था 4 जून को, फ्री हुआ मेरा, और कंफर्म था मेरे 128 मार्क्स के करीब हैं, लगभग फ्री में। तो तय था कि ये इसको तो कोई नहीं रोक सकता। यस, इसी यस। सेट भी बहुत अच्छे से क्लियर था। बट क्या था कि 19 को एमपीपीएससी था, तो एक डर बना हुआ था कि अभी तक 2-3 साल हो गए हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो वो भी देना है। तो वो दिया। वो दिया। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई इंद्रजीत सर से, जो विजन के लक्ष्य मेंटोर थे। जी। उन्होंने एक ना, जो हनुमान जी के लिए जो जामवंत जी ने काम किया था, बिल्कुल। वो काम किया। उन्होंने ना मुझे तरीका बता दिया कि आपको मेंस में आप करना क्या है आगे। उन्होंने कि अब तो पिछली बार भुगत चुका हूँ, कुछ था नहीं, अब की बार कुछ तो है करने। मैंने भी पूरा विश्वास दिखा के वो काम किया। बिल्कुल। मैं आया 24 जून को यहाँ दिल्ली, और स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि जो विजन की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज है, उस पूरी टेस्ट सीरीज को लीजिए, उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए आप। तो मैंने ली, और उसमें भी आप सब्जेक्ट वाइज लीजिए। आप सबसे पहले जब सेकंड पेपर उठा सकते हैं, पॉलिटी लीजिए, पॉलिटी के नोट्स बनाइए। पॉलिटी के 4 पेपर हैं, प्लस उसके 2 फुल लेंथ होते हैं, मतलब पेपर 2 के 2 टेस्ट होते हैं। विजन की 30 वाली जो टेस्ट सीरीज है वो लीजिए। तो मैंने बनाए, नोट्स बनाए। फिर आपको क्या करना है, आपने 4 पेपर के नोट्स बनाए, उनको रीअरेंज करिए। उसी में आपका लगभग वो गवर्नेंस भी कंप्लीट हो जाता है। और जो फुल लेंथ वाले उनमें से पॉलिटी गवर्नेंस के बनाइए, रीअरेंज कीजिए, अलग अलग कीजिए, और जाके इस साल की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करो और उसके टेस्ट दीजिए। तो क्या होगा, आपके उस पेपर में ना लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके पास मटेरियल बन चुका है उसमें से फंसेंगे। बाकी 13 क्वेश्चन आपको मन से लिखना है और छोड़ के आना नहीं है। सर का प्रेशर था कि तुम 5 घंटे में भी पेपर लिखो, तुम्हें नहीं भी आता है तो भी लिखो, उसको छोड़ के नहीं आना, कंप्लीट करके आना उसको। तो कंप्लीट, और फिर आप आओ, और जो 7 से 8 क्वेश्चन मटेरियल से थे उन्हें छोड़ो, बाकी जो 13 क्वेश्चन थे उनके भी नोट्स बनाओ और ऐड करते जाओ। तो ये स्ट्रेटेजी ना मैंने हर पेपर में अपनाई, GS2 में, GS3 में, GS4 में, GS1 में। तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत अच्छा मीन्स का बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो गया। अब इस चीज़ को ना और साथ में टेस्ट सीरीज,
और मैंने लगभग इसी बीच में 23 टेस्ट दिए, मेंस के 23 टेस्ट दिए। हालांकि अब मेरे पास 3 महीने थे, ऑप्शनल मैंने सिर्फ 1 महीने पढ़ा, लेकिन जीएस में ना इतना अच्छा विश्वास हो गया था। जब मैं अभ्यास लिख रहा था तो पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये बीच में ना समझ में भी नहीं आता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जब 22 के अभ्यास अटेंड कर रहा था और कनेक्टिंग वर्ड यूज कर रहा था, निर्विधि का शासन और जन सहभागिता से लोकतंत्र, सहकारिता से समृद्धि, ये अपने आप आ रहे थे। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब मैं नोट्स बना रहा था ना, तो उसमें विजन के जो आप टेस्ट सीरीज सबसे मैंने सर की बात पर विश्वास किया था मैंने, बट फिर भी मैंने एक बार और जो आंसर एनालिसिस होते हैं ना उसमें देखा था, विजन के बेस्ट है। विजन से अच्छा मुझे कहीं नहीं मिला। रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, डेटा आपको मिल जाएगा, अब करंट अफेयर से लिंक होके मिल जाएगा। वो नोट्स इतने बढ़िया तैयार हुए, तो बस जाके मेंस दिया। तो मेंस में भी मजा, अभ्यास में मजा आने लगा था कि हाँ इस बार तो मेंस अब तो फोड़ दूंगा, निकल जाएगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। सर की ने जो बताया था इस स्ट्रेटेजी से आप 360 तक ला सकते हो, लेकिन मेरे 385 आ गए। बिल्कुल। अब इसमें प्लस एड ऑन आपको क्या करना है, आपने जो टेस्ट सीरीज के प्रीवियस ईयर के बनाए, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उसके दोगे, उसके साथ ऐड करो। अब आपको क्या करना है, हर टॉपिक लिया, जैसे पॉलिटी के नोट्स बने तो पॉलिटी के नोट्स लो, लगभग मेरे हिसाब से 120 से 130 आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको ना हर क्वेश्चन का, हाँ जो नोट्स, एक चीज बताना भूल गया, हर एक क्वेश्चन का नोट्स एक पेज पे होना चाहिए, मतलब एक पेज के दोनों साइड, दो साइड में हो जाना चाहिए, लगभग आपका कवर हो जाना चाहिए। और उनको लूज पेपर में बनाओ, जिससे बाद में उसी टॉपिक का कोई मिले तो उसके पीछे लगा सको या आगे लगा सको। तो ये किया मैंने। अब इसके बाद आपको करना है उसमें से जो आंसर हैं, इसमें से आप जो कीवर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं बार बार, जो मैंने अभी बताया, विधि का शासन, तो इनकी परिभाषाएं एक अलग पेज पे नोट करो। सारे क्वेश्चन में जितनी भी परिभाषाएं आई हैं वो, इसके अलावा कीवर्ड्स एक अलग पेज पे, एक पेज पे तो नहीं आएंगे, 2-3 पेज, 4 पेज भी भर जाते हैं कभी कभी, तो वो नोट्स करो। टॉपिक अरेंज करो, उन टॉपिक के हेडिंग लिखो, तो उस टॉपिक के हेडिंग में ही आपको कितने सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। डेटा पॉइंट बनाना, उसी से डेटा लो, डेटा का बना दो, समितियों के सुझाव का एक अलग पेज बना दो और उसको आगे रख दो। तो इतने बढ़िया नोट्स हैं, आप समझ नहीं सकते कि हिंदी मीडियम में सब आप देखते हो कि टॉपर सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैंने नोट्स कहाँ से बनाए थे। तो मैं बता रहा हूँ कि नोट्स ऐसे बनना है। अब आप अगर आप अभी भी क्लास कर रहे हो, इस साल अटेंड भी दे रहे हो, तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। मेरे साथ 300 नंबर थे जीएस में, इस बार मेरे 385 नंबर हैं जीएस में। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि सिर्फ 2 महीने की मेहनत से आप जीएस में स्कोर ला सकते हो। क्योंकि मेंस की मेरी कोई तैयारी नहीं थी, उसके पहले जस्ट मैं एमपीपीएससी का पढ़ने लग गया था, एमपीपीएससी का मेंस दिया था, यूपीएससी प्री दिया था और यहाँ गया था। तो मेंस के लिए मेरे पास एक पेज के भी नोट्स नहीं थे। ये सब मैंने 2.5 महीने में किया है। मैंने उस साल का जैसे 22 का था तो 21 में टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाए, 22 के साथ में टेस्ट देता था, आके बनाता था, फिर उसके बाद फिर जाके अगला टेस्ट, फिर उसके बनाना, ऐसे ये प्रोसेस आप दोहराओ। अगर आप अभी दे रहे हो तो आप दोहरा सकते हो, और अगर आपको अगला अटेम्प्ट देना है तो आप स्टार्ट कीजिए। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जो कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर क्लासरूम में पढ़ रहे हो आप, पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, तो आप पॉलिटी पढ़िए और उसके साथ आप फ्री का अपना तैयारी कीजिए, और आगे टाइम आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके नोट्स बनाइए। नहीं तो प्रीवियस ईयर की मार्केट में अवेलेबल होती है विजन का मटेरियल, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर का तो मिल ही जाता है, तो वो लीजिए, नोट्स बनाइए साथ साथ। तो जैसे जैसे आपका कंप्लीट होगा और आप एक बहुत अच्छे मेंस मटेरियल के साथ रहोगे। इसके साथ एक चीज़ और भूल गया मैं बताना, हिंदी मीडियम के साथ क्या प्रॉब्लम रही है कि जब हम कोचिंग करते हैं तो हम फुल डिपेंड हो जाते हैं कोचिंग पे। जबकि आप कोचिंग का जब एडमिशन करने जाओगे तो उसका नाम ही फाउंडेशन बैच है, वो आपको मेंस पास नहीं कराया, मतलब मेंस की नॉलेज दे देगा, हाँ बेसिक्स क्लियर कर देगा, बट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो, और अब उसको समेटना कैसे एक आंसर के रूप में, वो थोड़ा सा ना आपको खुद से करना पड़ेगा। वो आप ऐसे कर सकते हो। मेरे जो 20 का अटेम्प्ट था उसके में एक बड़ी गलती ये भी थी, मैं ये मान के चल रहा था कि मैंने कोचिंग पे सब तो पढ़ लिया है, अब क्या दिक्कत है, मीन्स निकल जाएगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन देखने पे आया तो ये तो है ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो इसमें लक्ष्मीकांत में भी नहीं है। जैसे आप चुनाव सुधार को लेके और क्या समितियां हैं, और मतलब जैसे निर्वाचन में धन बल का प्रयोग, ये सब चीजें आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी ना, क्लास नोट्स में मिलेगा ये सब आपको, लेकिन विजन के मटेरियल में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के कोई जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के। तो ये आपको ना कोचिंग पे डिपेंड रहना है।
प्री क्लियर कर लोगे लेकिन कोचिंग के साथ मेंस नहीं क्लियर कर पाओगे, ये बात अभी से मन में समझ लो। मेंस क्लियर करना है तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए बहुत अच्छे। तो वो आप मेरा तरीका ये था, अगर आपको ठीक लगे तो अपना। जी बिल्कुल, ये और शायद यहीं से आपने सीखा जतिन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्या इम्पोर्टेंस Yes, है, ma'am. क्योंकि क्लासेस से तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हम्म। हैं ठीक है, लेकिन उन पेपर से पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना Yes, है ma'am. या उसमें क्या ऐड ऑन करना है। जी जी जतिन, तो इसके साथ ही आपने जो ये सारे पहलू क्लियर किए कि क्या आपकी रणनीति रही और कैसे इतना मैसिव इम्प्रूवमेंट आपके जीएस के मार्क्स में देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी जतिन कि मेंटरिंग और सही गाइड का होना किस तरह से आपके चयन में भूमिका निभाता है, कुछ इस बारे में आप बता पाएंगे? मेंटरिंग का और गाइड की भूमिका, इंद्रजीत सर के बारे में तो अभी बात की। जी मैम मेरी पीटी के मेंटोर थी, लक्ष्य जो लक्ष्य विजन ऑर्गेनाइज कराता है। जी जिनका वो पीटी देना हो, जिनको मेंस देना हो, उनके लिए अलग अलग सेशन होते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं हर एक सर ने ना, हर एक मैम या सर ने जो गाइड रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बहुत इम्प्रूव किया है, हर लेवल पे इम्प्रूव किया है। जैसे गाइड की क्या होता है कि जनरली हिंदी मीडियम में आपके पास पता है आपको क्या पढ़ना है, इतना पता चल जाता है, लेकिन आप कहाँ गलती कर रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं। गाइड वो भूमिका निभाता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आप अकेले पढ़ जाते हो। जैसे मैंने जो अपनी यूपीएससी की जर्नी तैयारी की है, मुझे इतना विश्वास रहता था कि मेरा लेवल थोड़ा सा सही है। जी मतलब ये नहीं बोलता कि किसी का लेवल खराब है, लेकिन लेवल सही है। और मैं ट्राई करता था मुझे मेरे लेवल की लोग मिले, लेकिन मुझे मतलब पूरी जर्नी में कोई नहीं मिला। तो जब मैंने देखा तो बात स्टार्ट हुई मेंस के लिए, जैसे कोई नहीं था लेवल का। तो अब जब मेंटोर मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ऊपर के लेवल का ही होगा। वो ऐसा रहता है कि क्योंकि उनने इस चीज़ को समझा है, उस तैयारी के चरण से बिल्कुल। गुजरे हैं, उन्हें गलतियां, उन्होंने खुद जो गलतियां की उन्हें पता है कि ये गलतियां स्टूडेंट को नहीं करने देना है। तो जो मेंटोर रहता है वो आपको वो गलतियां बताता है कि आप ये गलती करने जा रहे हो, रुक जाओ। साथ ही साथ मतलब एक जो साथी चाहिए रहता है ना पढ़ाई की तैयारी का, वो दे देता है मेंटोर। इसके साथ कई बार तो ऐसी स्ट्रेटेजी मतलब ये मीन्स को लेके जो सर ने जो दी है, तो बिल्कुल वो तो मतलब अब मेरे लिए भगवान समान हो गए हैं सर। क्योंकि जी मैं मतलब मेहनत करने तैयार था, बट किस दिशा में करना है वो नहीं पता थी। जो एक दिशा देने का काम होता है वो मेंटोर करते हैं विजन में। जैसे अब पीटी में मैम ने जो बताया कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, वो स्ट्रॉन्ग किया। मेंस में इंद्रजीत सर ने बताया कि आपको जो है टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लिखना है। हालांकि पीटी के टाइम भी मुझे याद आ रहा है 20 में मैम ने बोल दिया था, मैंने मैम को स्कोर बताया तो मैम का पहला रिएक्शन था, जतिन इतना ज़्यादा खुश नहीं होना है, तैयारी स्टार्ट करो और मेंस के जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट लिखना। हो सकता है तुम्हें मतलब मैं भी वही परफेक्शन के पीछे भागना, परफेक्शन ना मिले, नॉलेज जितनी होती हो लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा लिखना। तो ये बात ना मुझे जब मैं 22 के टेस्ट लिख रहा था उस पूरी प्रोसेस से गुजर रहा था, वो बार बार गूंज रहे थे शब्द मैम के कि क्यों उन्होंने कहा था कि टेस्ट ज़्यादा लिखना। जब मैं अभ्यास लिख रहा था तब मुझे पता चला कि इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैम को दिख गया था कि कहीं कहाँ चूक होने वाली, उन्होंने बता दिया था, बट मैंने अप्लाई नहीं किया। तो मेंटोर की भूमिका यही रहती है, वो आपको बता देगा कि आप कुएं की तरफ जा रहे हो तो गिरना नहीं, गिरना नहीं। तो मेंटोर ये भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ अब जैसे इंटरव्यू का फेज आया तो वहाँ रवि कौशल सर मिले, उन्होंने बताया कि दिमाग को काम कैसे रखना है। मेरे साथ क्या दिक्कत आती है, दिमाग बहुत तेज चलता है, मैं खुद मानता हूँ दिमाग बहुत तेज चलता है, उसके अनुरूप मेरे से मुंह से शब्द नहीं निकलते। तो उन्होंने बताया कि आप कैसे कंट्रोल करोगे इसको। मतलब राइटिंग में भी ऐसा होता है, मैं कभी कभी एक पूरी लाइन छोड़ देता हूँ और अगली लाइन लिखने मेरा दिमाग मान चुका होता है कि मैंने वो लाइन लिख दी है। तो उन्होंने ये बताया कि इसको काम कैसे करना है। जो नई नई चीज़ें आप कहाँ कमियां हैं वो बताओगे तो वो कहीं ना कहीं सुधार के उपाय बताएंगे, क्योंकि वो इस जर्नी को जी चुके हैं और नई भी जी चुके हैं। तो उन्हें इतना अनुभव है कि वो अगर आपके मेंटोर हैं तो कहीं ना कहीं सही सलाह देंगे। तो मेंटोर का ये रोल तो मुझे काफ़ी ठीक रहा, लक्ष्य का बहुत फायदा हुआ। और मुझे तो ऐसा लगता है विजन ने भी मुझे हर बार अलग अलग मेंटोर देके ना कहीं हर एक से कुछ नया सीखने का ही मौका दिया। तो मुझे हर बार अलग ही मेंटोर मिले और लक्ष्य में हर बार ज्वाइन करता था, मेंस का प्री का दोनों का। जी
जी जैसा जतिन, अभी आपने पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में भी ज़िक्र किया और हाल ही में जो ये थर्ड स्टेज यानी पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसी से आप गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको क्या लगता है जतिन, यूपीएससी किस तरह के ट्रेड्स एक जो एस्पिरेंट है उसमें देखना चाहती है? आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रही? पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है, ये कोई नहीं बता सकता है कि यूपीएससी क्या देखना चाह रही है। जी, लेकिन मुझे जो समझ में आया, जहाँ तक मैं समझ पाया, जो समझ में आया, वो एक ना ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी चाहते हैं आपके जवाब में भी, आपके व्यवहार में भी, और आप चीज़ों को समझ भी कैसे रहे हो वो। जैसे कि अगर मैं जानना चाहूँ तो एक जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी का डिफरेंस होता है कि स्टेट पीएससी पूछती क्या जी, और यूपीएससी पूछती क्यों। ट्रू, यही सेम आपको इंटरव्यू में देखने मिलेगा। आप पे क्या का फोकस नहीं किया जाएगा, अगर कोई घटना हुई है, कुछ भी हुई है तो क्यों हुई है और उसके पीछे के कारण क्या रहे और उसका प्रभाव क्या होगा। यूपीएससी में आपकी बात को कभी नहीं काटते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, कोई नहीं बताता है। जो मॉक इंटरव्यू आप देखते हैं और जो यूपीएससी में होता है, उसके बीच ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आपसे आपकी सबसे बड़ी बात क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वो बस आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो हो सके ना, तो अगर आप पर्सनैलिटी लेवल पर पहुँचते हैं तो इम्प्रूव आपको खुद करना पड़ेगा आंसर्स में, कि मेरा आंसर कैसे परफेक्ट हो। कितनी बात को मैं, मतलब अगर कोई बात पूछी है उन्होंने, उसके नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ बताऊँ। तो मतलब ये ना हो कि मेरा आंसर कहीं न कहीं टिल्ट होता हुआ दिखे या कुछ छोड़ दूँ मैं। तो जो मुझे लगा है अभी, यूपीएससी जो देख रही है, वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी देख रही है कि अगर उसको रियल सिचुएशन में दे देंगे तो ये उसमें से जो क्रक्स है वो निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। अगर निकाल पाएगा तो वो इंटरव्यू भी निकाल लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल जतिन, आपकी जो बातचीत थी उससे ये मैसेज हमें मिला कि व्यावहारिक समझ जो है उस पर यूपीएससी काफ़ी फोकस कर रही है और आपने भी काफ़ी व्यावहारिक ढंग से जो है हमें बताया कि किस तरह के ट्रेड्स या क्या उम्मीद जो है यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट में करती है। कई बार ये भी देखा गया है जतिन, और डेफिनेटली आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते या जिनका आंसर हमें नहीं आता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो और आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को कि कैसे उनको इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? अगर ये बात मेंस को लेके की जाए कि मेंस में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। बिल्कुल। बट अगर आपने जो पिछली जो आपकी तैयारी की हुई है, तो आप इतने एबल हो जाते हैं कि उसका कुछ ना कुछ आप लिख सको। छोड़ के तो नहीं आना है खैर, कितने ही कुछ हो। मान के चलो अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको अगर उस टेक्नोलॉजी का बेसिक भी पता है तो वो आप लिखाओ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे इस बार तूफान को लेके, चक्रवात को लेके, चेतावनी के अलग अलग कोड को लेके आया था। बिल्कुल। अब ये नॉलेज आपको पढ़ने में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पेपर पढ़ते हो या फिर आपने जनरली न्यूज़ पे सुना हुआ है, कहीं ना कहीं जिया हुआ है कि भाई होगा, चलो बेसिक कितने अलर्ट होंगे, येलो अलर्ट होगा, रेड अलर्ट होगा, ग्रीन अलर्ट होगा, तो ये तीन का अकेला लिख के आ जाओ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको करना है। इंटरव्यू के लेवल पे एक बात सिखाई जाती है जो मुझे लगता है सही भी है। आपको वहाँ गलत नॉलेज देने से अच्छा है आप उनसे बोल दो कि आपको नॉलेज नहीं है। गलत नॉलेज दोगे तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। आप ये बता दिए नॉलेज नहीं है। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है। जैसे कि अगर मेरा पर्सनल एग्जांपल दिया जाए तो मेरे से फाइनल इंटरव्यू में जो मैम थी उन्हें हिंदी नहीं आती थी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, सही नहीं रहेगा वो। जी, जी। तो हिंदी नहीं आती थी, फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने हिम्मत करके मुझसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा कि जो इंदौर की इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें कितने लोग आए थे। मैं समझ तो गया ये लोग तो नहीं पूछ रही हैं, ये जी। पूछ रही इन्वेस्टमेंट कितना आया था। जी। या फिर कितने इन्वेस्टर्स आए थे, लोग तो नहीं पूछ रही हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि मैं उनकी बात को काट के मैं बोलता तो हो सकता था वो ऑफेंड हो जाएं। और लोग तो अगर सही में लोग पूछ रही थी तो वो मुझे पता भी नहीं था, मैंने सॉरी बोला जनरली हाँ कि मैं मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मैं जानकारी नहीं रखता हूँ। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता है। हाल ही में उसी के साथ एक दिन पहले जस्ट यूपी की इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा था, उसमें उन्होंने जरूर पूछा इन्वेस्टमेंट कितना आया, मैं नहीं बता पाया था, मैंने सॉरी बोला। तो उन्हें कोई रेट नहीं किया। नॉर्मल बात है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को पता नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप मार खाई जाते हो, उन्हें भी पता है, ये भी है। जैसे कि यार, लेकिन मैंने सीखा इंटरव्यू के प्रोसेस में कि आप लगातार 10 चीज़ों के बारे में भी सॉरी बोल दो कि आपको नहीं पता है, लेकिन 11वीं चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपको पता है,
तो उसका आप इतना बढ़िया से अच्छे से आंसर दो तो वो लोग खुश हो जाएं। हम्म, तो यही है। अगर जी। नहीं आता है तो वहाँ सॉरी बोलिए, लेकिन मीन्स में जरूर अटेम्प्ट कीजिए कि वहाँ तो कोई आपको जज नहीं कर रहा है, किसी को पता भी नहीं है कि आप कौन है क्या है, लिख के आइए। जी जतिन, तो इस चर्चा के दौरान आपने न्यूज़पेपर रीडिंग पर भी बात की, यस मैम। और आप इससे बातचीत करते हुए समझ में आया कि जो है न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी जो एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी बार देखा गया है कि उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन या डिलेमा की स्थिति रहती है, क्योंकि आज के टाइम में रेडीमेड जो है मटेरियल काफ़ी मिल जा रहा है, तो वो जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रीडिंग उनके लिए प्रायोरिटी में नहीं रहा है। तो आप कुछ बता पाएंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और कैसे एस्पिरेंट्स को जो है न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यूटी के साथ आगे परस्यू करना चाहिए? मैम ने जो बात की वो गलती मेरी भी रही है, न्यूज़पेपर मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया। बट जी। जब मैं इस साल का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे बोला गया कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया। जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तो एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि आप उसमें से फैक्ट नहीं छांटना, कुछ नहीं करना, लेकिन जब आप उसको लगातार रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे ना तो नॉलेज बेस इतना अच्छा हो जाएगा मैम कि आपको जरूरत नहीं है उसमें से आप छांटो ये पढ़ो आप, मतलब उसको एक बुक की तरह नहीं लेना है, उसको आपको बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो क्या था, दिमाग में बैठा लो, छोड़ दो, साइड में छोड़ दो, रख दो। लेकिन जब आप कोई चीज किसी को समझा रहे होगे, किसी चीज को बता रहे होगे ना, तो वो अपने आप चीजें याद आने लगेंगी न्यूज़पेपर की। जैसे मैं बताऊं, एक मॉक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने पूछा कि मनरेगा वर्कर्स का कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है। तो कुछ एक दिन पहले ही उसमें आया था कि जो सबरीमाला टेम्पल है वहां पर Yes. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मनरेगा वर्कर्स को बुलाकर, और जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो जाते थे तो कचरा फैलाते थे, तो उनको इंगेज किया और उनसे जो सैनिटेशन वाला जो स्वच्छता वाला कार्य होता है वो करवाया, मतलब मनरेगा वर्कर्स को इसमें अलॉट किया। तो कहीं ना कहीं एक नया तरीका था। उसके पहले एक और न्यूज़ आई थी कि मनरेगा वर्कर्स को जो पराली जो जलाने की समस्या है उसका सॉल्यूशन हो सकते हैं। हार्वेस्टर से जब कटाई होती है तो ऊपर ऊपर कट जाता है और पराली बच जाती है जिसमें आग लगाना पड़ती है, लेकिन जब मजदूर काटता है तो वो बैठ के काटता है, तो वो बैठ के काटता है, नीचे जमीन से, से काटता है, तो वो पराली की समस्या नहीं होती। तो आप मनरेगा वर्कर्स को उसमें काम में लगा सकते हो। मतलब काम वो उसके लिए करें, किसान के लिए पेमेंट गवर्नमेंट कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं पराली रोकने के लिए भी रिसोर्स तो लग ही रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल थे, ये न्यूज़पेपर से थे, ये मैं बताया तो खुश हो गए। तो ये ना अगर आप मेंस में भी लिख के आओगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ें इंग्लिश का न्यूज़पेपर। अब यहाँ फिर आपकी वही बेसिक एजुकेशन काम आती है, 10th 11th 12th क्यों अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी, न्यूज़पेपर आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मतलब पढ़ने में हो सकता है 2.5 घंटे भी चले जाएं, आपको 2.5 घंटे नहीं देना है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप तैयारी के अभी शुरुआती चरण में हैं, बेसिक पढ़िए, और शाम को ऐसा लग रहा है कि पढ़ लिया है मैंने बेसिक, अब मेरे पास 1 आध घंटा बचा, न्यूज़पेपर को पढ़िए, तेजी से पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। हो सकता है पूरा ना पढ़ पाओ लेकिन पढ़ो। तो करते 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 आप जब 2-3 महीने बाद पहुंचोगे, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर, मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ना चालू किया, मुझे 2.5 घंटे लग रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैं पढ़ता गया तो वो कभी कभी मतलब 1 घंटे 5 मिनट तक आ गया था टाइम के, लगभग 60 मिनट में मैं पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से विथ एडिटोरियल पढ़ लिया था। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद मजा आने लगेगा, आपका नॉलेज बेस इतना मजबूत होने लगेगा कि आप मतलब आपको भी खुद मतलब बाद में समझ में आएगा कि क्यों इसने बोला था पढ़ना चाहिए, या क्यों लोग बोलते हैं पढ़ना चाहिए। हिंदी के मत पढ़ना, ये मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत सलाह है, और एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट के तौर पे बता रहा हूँ। हिंदी के न्यूज़पेपर्स में नॉलेज बेस है ना वो थोड़ा कम रहता है, स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दिया, स्टोरी बिल्डअप पे, मतलब इस आदमी ने इसकी हत्या कर दी, वो आपके फ्रंट पेज पे मिलेगी। उसी समय इंडो यूएस रिलेशनशिप के टाइम पे अगर कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई है या कुछ है, वो फ्रंट पेज पे नहीं मिलेगा आपको, फ्रंट पेज पे मिलेगा इसने इसकी हत्या कर दी। तो ये अंतर है थोड़ा सा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाठक वर्ग को ध्यान में भी रखा जाता है कि न्यूज़पेपर को पढ़ कौन रहा है, उन्हें अपने बेचना है अल्टीमेटली, पैसे तो कमाना ही है सबको, तो बेचना है उन्हें। उनका पाठक वर्ग एक गाँव का एक व्यक्ति है, उसको मतलब नहीं है कि भारत और मतलब अमेरिका के रिश्ते में क्या हो रहा है, उसको मतलब है कि उसके वो पड़ोस के शहर में किसकी हत्या हो गई। तो थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए, रोज पढ़िए, स्टार्टिंग में टाइम फिक्स कर लीजिए आपको इतना ही टाइम देना है। ये मत कीजिए कि उसको पेपर को पूरा टाइम देके फिर बेसिक कर,
बेसिक का अपना पहले प्रायोरिटी है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना दे पा रहे हैं दीजिए, और उस 1-1.5 घंटे की लिमिट में न्यूज़पेपर को लाने का प्रयास कीजिए, ना कि न्यूज़पेपर को पूरा करने का। वो आ जाएगा, 2-3 महीने के अंदर आ जाएगा वो आपकी लिमिट में। न्यूज़पेपर का बहुत रूल है। अब मुझे समझ में आया, मैं भी अब डेली पढ़ रहा हूँ इंटरव्यू के बाद से। बेसिकली न्यूज़पेपर टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए आपको कवर Yes, ma'am. करना है, और वहाँ से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स, हम्म। एग्जाम्पल्स हैं जो आप कैरी करते हैं, और कहीं ना कहीं एग्जाम के हर स्टेज पे वो Use हेल्पफुल किया जा आपके लिए रहता है। ठीक है, आपने अपनी यात्रा हमें बताई जतिन, आपने अभी तक 3 अटेम्प्ट दिए हैं और शायद ही आपका 4th अटेम्प्ट है। Yes, ठीक ma'am. है, तो कोविड का भी समय इसमें रहा है, तो डेफिनेटली एज ए एस्पिरेंट जब हम लगातार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, अप्स एंड डाउन सब आते रहते हैं, तो हमारे मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में आप हमारे जो व्यूवर हैं या जो भावी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को जो है मेंटली वो स्ट्रोंग रखें, संतुलित रखें, और इन अप्स और डाउन से कैसे बिना प्रभावित हुए या एटलीस्ट कम से कम प्रभावित हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। मेंटल हेल्थ को लेके मैंने अपनी जर्नी में 2 टाइम है ऐसे कि जहाँ फील किया कि हाँ स्ट्रेस या फिर ये कोई चीज़ होती है कि जहाँ व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में रहता है कि उसके साथ सब साथ है फिर भी वो अकेला क्यों महसूस कर रहा है। एक तो जस्ट अभी मेंस के 10-12 दिन पहले जी। मेरा जो रूममेट था वो चला गया था, मतलब उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो वो चला गया। अब मीन्स के 10-15 दिन पहले का टाइम है। मैं कभी अकेला नहीं रहा अपनी लाइफ में, मतलब कभी भी अकेला नहीं रहा। वो चला गया, 1-2 दिन नॉर्मल गुजरे, उसके बाद पता नहीं क्या अलग ही प्रेशर था कि पढ़ना भी है, एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसका प्रेशर, प्लस थोड़ा-सा मैं भी अपने हेल्थ को लेके थोड़ा-सा इश्यू में था, तो वो अपने आप ही मेंटल हेल्थ पे दिखने लगा। मेरी पढ़ाई होना चाहिए थी वो काफ़ी डाउन हो गई। बट उसका क्या सॉल्यूशन निकला, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसका, घर पे बात कीजिए। मम्मी-पापा से नहीं हो सकती, भाई-बहनों से बात कीजिए, सबसे बेस्ट है। आपके भाई-बहन ना, मतलब मेरी छोटी बहन जो है ना, वो आप कोई सी भी कैसी सिचुएशन में उसको खुश रहना है, पता नहीं कैसे रह लेती है। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि भाई इसके जैसा बन सकूँ। उसने ना बस बात कर लो, आप उससे 5 मिनट बात कर लो, आप सब भूल जाओगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। तो बहुत, मतलब कोई उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई भी लॉजिक नहीं होता है, लेकिन आप बिल्कुल खुश हो जाओगे उससे बात करके। सेम आपके फ्रेंड है ना, जो दोस्त हैं, आप अपनी लाइफ में जो दोस्त बनाए वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अच्छे मतलब अच्छे से मतलब भी नहीं है, मतलब दोस्त होने चाहिए जो आपको समझ सकें कि आप जब हेलो बोलो और उस बात स्टार्ट करो, समझ जाए कि यार आपकी बात में मतलब कुछ कुछ दिक्कत है आपके साथ। किस और मेंटल स्टेज में हाँ, आप बस। हैं। जी बिल्कुल। तो यही मेरा तो मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा। मैं मोटिवेशन वीडियो कभी नहीं देखता, मुझे वो उसको देख के मैं डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाता हूँ कि जी। इतना कुछ बता रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक लाइफ में, तो वो नहीं देखता मैं उसको। फिर उसके बाद उन फैमिली से बात कीजिए, घर पे बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, और कहीं न कहीं इतना एक कनेक्शन होता है किसी न किसी के साथ आपका, आप उससे बात बिल्कुल। कीजिए। सबसे बड़ी बात है बात कीजिए, और उनको भी फ्री रखिए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी तैयारी के चरण में उन्हें छोड़ दिया, तो वो आपसे बात करने में हिचकिचाएँ ये समझ के कि लड़का पढ़ रहा होगा। बिल्कुल। मेरी मतलब घर से रोज़ कॉल आता है, मैं कितने ही मतलब जब से ग्वालियर गया हूँ, मैं बाहर गया हूँ, तब से शाम को रोज़ कॉल आता है। मम्मी बात करती हैं, पापा बात करते हैं, सिस्टर बात करती है। तो उनने कभी मतलब कॉल करते टाइम ये नहीं हिचकिचाया कि ये पढ़ रहा होगा। ऐसे ही मेरे दोस्त जब कॉल करते हैं, पूछते हैं पढ़ रहा है क्या? तू बोल, देखी जाएगी जो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद ना वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिर वो कभी हिचकिचाएँगे नहीं, 3-4 दिन में कॉल कर लेंगे। तो आप मतलब मैंने महसूस किया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका खुद से मन नहीं हो रहा बात करने का, आप सोच रहे कोई मिले, कोई बात कर ले, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप नहीं पढ़ोगे जब अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि हाँ, बात कर, मैं खुद से बात कर ले रहा हूँ जाके, मुझे कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको बनाना पड़ेगा ऐसा। अगर आपने ईगो दिखा दिया तो ईगो सब में होता है, वो सामने वाला भी दिखाएगा और बात कट जाएगी। कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। बिल्कुल, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, Yes, क्योंकि वहीं से जो है आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती है। Yes, ma'am. जी। जी जतिन, इसके अलावा आप जो है तैयारी कर चुके हैं, आपने भी देखा होगा आज के समय में सोशल मीडिया का रोल काफ़ी बढ़ चुका है।
अब वो पॉजिटिव मैनर से भी हम देखते हैं, हम्म। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सीख, ऑब्जर्वेशन जो है हमें सोशल मीडिया से मिलती है। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं देखा है कि जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनमें वो एक भटकाव भी क्रिएट कर रही है। अच्छा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने कैसे खुद को मैनेज किया सोशल मीडिया के फ्रंट पे, कि कैसे आप यूज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कैसे संतुलित होकर आप भटकाव से बचते हुए अपनी तैयारी पर फोकस होकर आगे बढ़ते रहे। तो सबसे पहले जैसा आपने बताया है, सोशल मीडिया जो है ना वो एक दो धारी तलवार की तरह है। बिल्कुल। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप सामने वाले को भी मार सकते हो और खुद भी छोड़ खा सकते हो उससे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपके फ़ोन में भी इंस्टाग्राम है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसका कोई अंश नहीं रहना चाहिए आपके फ़ोन में। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम इतनी अच्छी है कि आपको कब उसकी लत लग जाएगी। मुझे लग चुकी है एक बार, मतलब अभी इंटरव्यू के पहले, उसके पहले मैं वाईफाई लगवाया ही नहीं था अपने रूम में। लेकिन बहुत बहुत अच्छी एल्गोरिदम बनाई है उन्होंने, जो भी जैसे भी बनाई है। तो रील्स जो आएंगी, नेक्स्ट रील्स आपकी पसंद की आएगी। 2 या 3 रील्स आप देखोगे, चौथी रील आपकी पसंद की होगी और कब 3 घंटे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, आजकल और तो उस एडवर्टाइजमेंट हाँ, में भी काफी कुछ होता है, रील जैसे करो, फील करो, हाँ, काइंड ऑफ। तो इंस्टाग्राम ऐसा है, आप उसका स्टडी में कहीं कोई यूज नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो उसको तो अनइंस्टॉल करना ही है। अब रही इसकी बात, व्हाट्सएप की बात। जी। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे आपका कहीं कोई एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है टीचर से या कोचिंग में, कई कोचिंग अब आजकल ऑफिशियल मैनर में व्हाट्सएप को यूज़ करने लगी हैं, तो हो सकता है अगर है ऐसा तो आप अनइंस्टॉल मत कीजिए। मैंने 20 के अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी थी उसमें मैंने व्हाट्सएप हटा दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया था व्हाट्सएप। मुझे लगता था मेरे साथ क्या दिक्कत होती है कि मतलब क्यों आदत है मुझे भी नहीं पता। अगर कोई फ़ोन में नोटिफिकेशन है ना तो उसको क्लियर करना ही है। सेम व्हाट्सएप पे अगर किसी का स्टेटस आया है तो मैं स्टेटस देखूंगा, सारे देखूंगा। अभी भी आदत है, मैं छोड़ ही नहीं पाता, मुझे भी नहीं पता ये क्यों होता है। तो बस उसको क्लियर करना है, बस दिखना नहीं चाहिए वो व्हाट्सएप पे कि वो एक 1 बना के या 2 बन के रेड उसमें के बना है, नहीं बना होना चाहिए, वो क्लियर करके रखना है। तो उस आदत के कारण ना व्हाट्सएप बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल किया। अब अगर आप उसका यूज़ मतलब कहीं है तो आप उसको रखिए, नहीं तो अनइंस्टॉल कीजिए व्हाट्सएप को भी। मतलब एक ना, जैसे जैसे आप तैयारी के चरण में आगे बढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा आत्मानुशासित होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा जैसे जैसे रोल आपका, मानिए चलिए यूपीएससी में ना किस्मत का रोल हर लेवल के साथ थोड़ा सा बढ़ता जाता है। प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं है, मेंस में हल्का सा आता है, इंटरव्यू में काफ़ी आता है। उसी के साथ आपको उस किस्मत को ना दबाने के लिए मेहनत का रोल बढ़ाना पड़ती है कि वो किस्मत ना मेहनत से कहीं भारी ना, मतलब वो ऐसा ना हो कि आप किस्मत के भरोसे चले जाओ। उतना ही मेहनत बढ़ाना पड़ेगी। मेंस में हल्की है, वो प्री में हल्की है, मेंस में ज़्यादा है, इंटरव्यू में और ज़्यादा है, तो उतनी मेहनत बढ़ाना पड़ेगी। सेम आपको देखो, अगर आपको प्री के लेवल पे हो तो व्हाट्सएप हटा दो, इंस्टा तो हट नहीं हटना है। टेलीग्राम बहुत यूज़फुल है। टेलीग्राम जो मुझे समझ में आया, इसीलिए आजकल टॉपर्स जितने हैं सब टेलीग्राम पे चैनल बनाते हैं, लिंक बनाते हैं। उसमें आप एक मैसेजिंग ऐप की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, वो आजकल कम्युनिटी में ना बहुत बढ़िया एजुकेशनल ऐप के तौर पे यूज़ होने लगा है। जैसे कि मैंने खुद जो ऐश्वर वर्मा जी थे उनका टॉपर स्टॉक देखा, उन्होंने अपने चैनल के बारे में बताया, उन्होंने चैनल पे जाके देखा तो उनके चैनल पे एथिक्स के 6 पेज के इतने बढ़िया एग्जाम्पल लिखे थे, मुझे कहीं मेहनत नहीं करना पड़ी। मैंने वो एग्जाम्पल लिए, डाउनलोड किया, पेज प्रिंट कराया और पेपर में लिख के आया। सेम उनने ना एक पेज पे सारे मैप बना रखे हैं, तो उनके पे उस चैनल से डाउनलोड किए, लिया और बनाया। सेम आपके हिंदी लिटरेचर के लिए अगर बात नहीं हुई हमारी, ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो एक कदम साहित्य नाम का चैनल है विवेश सर का, अब उस पर जाइए। उन्होंने हिंदी लिटरेचर के ना इतने बढ़िया शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपको मेहनत नहीं करना, हालांकि आपको खुद से बनाना है उन्हें। सर का एक आपके पास बेस हो जाएगा कि मेरे जो नोट्स हैं ना वो ऐसे होना चाहिए। तो ये काम आप टेलीग्राम से कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो आप देखिए, अगर आपके लिए यूजफुल है तो रखिए, नहीं तो अनइंस्टॉल कीजिए। सबसे बढ़िया अनइंस्टॉल है। थोड़े दिन लगेगा, मतलब जैसे ना नशे की लत छुड़वाते ना, वो कौन सी मूवी थी संजू, उसमें देखा है जब वो छूटने में कर हर मैदान फतेह, वही वाली सिचुएशन आएगी, आपके हाथ पैर फड़फड़ाएंगे, व्हाट्सएप चलाना आएंगे, व्हाट्सएप अरे ये कैसे मंगाऊं चीज, मेल करवाना पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर ना सीख जाएंगे लोग कि हाँ मेल कर देते हैं। क्या हुआ था कि मैंने व्हाट्सएप हटाया उधर, तो उसी टाइम लक्ष्य के डॉक्यूमेंट आते थे तो शेयर कर देते। लक्ष्य विजन तो मेल पे ही चलता है, मेल पे सब।
लेकिन एक दूसरे से हम शेयर करते थे नंबर। तो ना जब मैं बोलता था तो बोलते व्हाट्सएप कर दिया, उनकी व्हाट्सएप तो है ही नहीं। तो अब वो बोलते कर लो यार इंस्टॉल, में इंस्टॉल तो नहीं करूँगा मैं, कितने कुछ हो जाए। तो फिर उनसे उनसे टेलीग्राम इंस्टॉल करा। उस टाइम तक शायद 20 तक टेलीग्राम का इतना चला नहीं था ज़्यादा, उनकी तो टेलीग्राम इंस्टॉल करो, तो उनसे इंस्टॉल करवाता था या फिर उनसे मेल करवाता था। तो ये ना थोड़े बहुत आपको नशा जो है वो छोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। डेफिनेटली जतिन, सोशल मीडिया को लेकर जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सबसे पहले तो काफ़ी ऑनेस्ट आपके एक्सपीरियंस थे। और जो एस्पिरेंट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो किस प्लेटफॉर्म का यूज करें, डेफिनेटली आपकी जो चर्चा रही है उससे उनको हेल्प मिलेगी। जतिन, आपने काफ़ी डिटेल में हमें अपनी पूरी जो प्रिपरेशन जर्नी रही उसके बारे में बताया। अब अंत में आप कुछ हमारे व्यूवर्स हैं या जो भावी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कहना चाहेंगे? जैसे मैं कहना चाहूँगा, जी। सबसे पहली बात तो यूपीएससी जो है वो ज़िंदगी नहीं है, यूपीएससी एक लाइफ का पार्ट है। जी। मेहनत पूरी करना, जितनी हो सके उतनी मेहनत करना। जैसे कि मैंने अभी बात की थी जो संदीप भैया वेब सीरीज़ की, कि उसमें जो जो कैरेक्टर है वो बोलती है कि मेरे पिता का मेरे ऊपर खूब विश्वास है, मैं उसको तोड़ नहीं सकती। जी। तो उसको ना हमेशा दिल में बनाए रखना। जब भी आपके तैयारी चरण में, तैयारी इतनी होना चाहिए हर लेवल पे कि आपको दिखे ना कि इसके आगे कुछ है। जब मैं 2020 का प्री अटेम्प्ट दे रहा था, मैंने अपने दोस्त से बोल दिया था नहीं होगा मैं तैयारी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तैयारी के उस लेवल पे आ गया था कि अगर अब नहीं होता है तो मतलब मान के चलो कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। मतलब आपको हर लेवल पे इस मतलब तैयारी के हर चरण पे या यूपीएससी के हर लेवल पे आपको इस लेवल तक जाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ पे पहुंच जाओ कि अब इससे आगे नहीं हो सकता। हो सकता है ये फीलिंग ना आए, 20 के मीन्स में नहीं आई थी मेरे पास फीलिंग, मुझे पता थी कि मैंने जितनी मेहनत कर सकता था नहीं की। 22 में जब मीन्स लिख रहा था मैं, मुझे पता थी कि मेरा होगा, मीन्स होगा, इंटरव्यू का पता नहीं, वो देखा जाएगा, मीन्स जरूर होगा। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि उस लेवल पे पहुंच गया था कि अब नहीं होगी। तो हर मतलब यूपीएससी के बारे में भी ऐसा ही है, तैयारी इतनी करो, इतनी करो, इतनी मेहनत करो कि ठीक है सब भूल जाओ, बाकी मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए भूल जाओ। बट अगर नहीं होता है तो कभी डीमोटिवेट मत हो, जिंदगी है। जैसे कि एक कॉमेडियन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंदौर के जो है वो फेमस है, नाम याद नहीं आ रहा, वो बोलते हैं सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जी। तो मेरा मेन यही रहेगा कि सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी डिमोटिवेट होके सुसाइडल थॉट, मतलब मैंने अभी जानने में लगा कि एस्पिरेंट हैं जो इंटरव्यू के टाइम दोस्त बने काफ़ी अच्छे, वो बता रहे थे कि उनका एक बार मीन्स नहीं हुआ था तो उनके मन में सुसाइडल थॉट आ गए। तो ऐसा कभी मत आने देना, कभी भी मत आने देना। कि लाइफ है, सब अच्छा करेंगे, सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब सेटल है, सब बढ़िया है। अब दूसरी जो बात रही है अभी जर्नी में, जो यूपीएससी की जर्नी में है या जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, एक पहली बात तो ना अपने सपने अपने छोटे भाई बहनों पे मत थोपना। पहली सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, क्या होता है कि कई एस्पिरेंट जो है ना 2 या 3 साल जो तैयारी के चरण में रह चुके हैं, मैं ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाया तो ये करके बताएंगे, तो ये कभी आपको नहीं थोपना है। हालांकि मैं अपने मतलब इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मम्मी पापा को भी बता सकूं, लेकिन अगर वो देखते हैं इंटरव्यू ना तो सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चे को खूब सपोर्ट कीजिए। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कॉलेज ने कंपलसरी कर दिया था प्लेसमेंट में आपको बैठना है, मेरा प्लेसमेंट हो गया। मम्मी चाहती हैं कि मैं करूँ, लेकिन पापा ने खूब सपोर्ट किया, मुझे तेरा जो मन है वो कर, तेरा जो मन है वो कर। अभी 22 में जब मीन्स दे दिया था तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब ना जाके खुद में लगने लगा था कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इतने साल हो गए ना बेरोजगार हूँ। तो मैं खुद ही सोच रहा था कि वापस जावा का कोर्स कर लूँ और कहीं जॉब कर लूँ। मैंने पापा से पूछा तो पापा बोलते हैं जब इतनी मेहनत करी तो अब और सही, तो करो तुम, तो देखा जाएगा जो होगा बाद में। तो ये सही है टेंशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना बोझ जो मैं मतलब मीन्स का बोझ था ही, उसके अलावा और भी ये था कि इतने साल से फ्री बैठे हैं, वो बोझ उनकी एक बात ने क्लियर कर दिया। तो ये ना सपोर्ट जो है माता पिता का भाई बहनों का छोटे के लिए बना रहे। ये तीसरा, अगर आप खुद एस्पिरेंट हो तो ना एक आत्म अनुशासन वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं। आपको ना आपकी तैयारी चरण में आपकी आत्म अनुशासन मतलब तोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं तैयारी करने आए तो तैयारी ही करना है।
मेरी मम्मी जब भी निकल के आता हूँ, चाहे मैं ग्वालियर गया चाहे दिल्ली आए, बहुत अच्छी चौपाई बोलती हैं, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तब कौशलपुर राजा भगवान राम को अपने हृदय में याद रखे कोई भी काम, मतलब अगर दूसरे शहर जा रहे हैं कोई भी काम कीजिए, तो आप ना कभी गलत काम की ओर जाओगे ही नहीं। अगर आपको याद आ जाएगा कि ये चौपाई है कि जी भगवान मैं जो करने जा रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई से मन मार के ना घूमने जा रहा हूँ, मैं तो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो अपने आप ना सही राह पे चल पड़ोगे। तीसरी बात, अब मैं जैसे इसका ही एग्जांपल दूं, जब मैं कोचिंग करने आया था, तो मैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आया और जीटीवी आया। उसके बाद ना मैंने जीटीवी मेट्रो स्टेशन के अलावा दिल्ली का कोई मेट्रो स्टेशन नहीं देखा था। मैं अभी घूमा हूँ, मतलब जब मेंस दे के आया था मैं पहली बार दिल्ली, तब घूमा। अभी जब 22 को मेंस दे के फिर आ गया था मैं दिल्ली, घूमने के लिए आया था स्पेशली। बाकी मैंने कोचिंग के टाइम पे ना एक मतलब जीटीवी मेट्रो के अलावा कभी कोई मेट्रो स्टेशन तक नहीं गए, कहीं गए ही नहीं। तो ये ना एक जो होता है कि जो करने आए हो ना वो करके रहना है, पीछे नहीं हटना है। एक बार आ गए तो अब लग के करेंगे, वो जो होगा ना वो देखा जाएगा, और अपनी मेहनत लगातार करना है। तीसरी चीज जो यूपीएससी के साथ मतलब एस्पिरेंट के साथ क्या होता है, जर्नी इंजॉय करने लग जाते हैं हम ना। दिल्ली आए या फिर आप घर से भी कर रहे हो तो आप यूपीएससी की पढ़ाई को इंजॉय करने लग जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि आप दिल्ली यूपीएससी क्लियर करने आए हो, आप यूपीएससी पढ़ने नहीं आए हो, ये कॉलेज नहीं है आपका, आपको एग्जाम देना है इसका। तो आप ना ये बुक भी ले आओगे, इंडिया ईयर बुक भी ले आओगे, योजना भी पढ़ोगे, कुरुक्षेत्र भी पढ़ोगे, और हिस्ट्री की 3-3 4-4 बुक पढ़ोगे। और न जाने मैं तो डर जाता हूँ देख के, मतलब मैं बताता नहीं हूँ अभी भी। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं ऐसे ही नॉर्मल घूमता हूँ और सुनता हूँ कि चल क्या रहा है अभी, माहौल है कैसा, देखता हूँ कोई भी ज्ञान दे रहा है किसी को भी पकड़ के कि आओ तुमको ये बुक बताते हैं, ये बुक पढ़ना। तो ना मटेरियल सीमित रखना है और फोकस नहीं हटने देना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूपीएससी में क्या होता है ना, एस्पिरेंट जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं। वो ये नहीं समझते कि यहाँ यूपीएससी पढ़ने नहीं आए, यूपीएससी निकालने आए। एक अपने आप को ना यूपीएससी निकालने की जगह एक एस्पिरेंट का मानने के तौर पे चलने लगते हैं कि मुझको ये सोर्स भी पढ़ना है, ये रिसोर्स भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है, सब एक साथ ला के और रख लेंगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। अभी मैं घूम रहा था, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, और मैंने देखा कि एक नया एस्पिरेंट आया, उसके पास ये लिस्ट थी पूरी लंबी कि मुझे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी खरीदना है, ये सारी बुक खरीदना है, ये कुरुक्षेत्र पढ़ना है, योजना पढ़ना है। और मैं डर गया देख के उसको कि ये इतना पढ़ कब लेगा। तो ऐसी चीज़ें ना आपके साथ होंगी, यहाँ ना कई लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। आपको ना किसी से नहीं सीखना। सबसे बढ़िया तरीका है टॉपर्स टॉक देखिए, विजन का देखिए, किसी भी कोचिंग का देखिए, जहाँ टॉपर्स बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कब क्या गलती की, उसको ज़्यादा फॉलो कीजिए, बजाय इसके कि आप बाहर से जाके किसी से कोई राय सुने। तो ऐसा है कि यूपीएससी को जीना तो है, मतलब एक तो वेब सीरीज भी आके आप यही बता रहे हैं कि यूपीएससी लाइफ है और जी रहे हैं लोग, वो जीना नहीं है। आप ये एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, एक एग्ज़ाम है, जस्ट एज अ एग्ज़ाम की तरह लीजिए, फोकस रहिए। जो कर्मण्य बाधुकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, वो ना यूपीएससी को एस्पिरेंट ना सिर्फ कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वो इतना है, वो मान लेते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि वो फल है क्या। वो बस कर्म करने पे ध्यान है, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि एग्जाम फेल हुए तो चलो कोई बात नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन याद तो रखो कि वो फल है क्या, मतलब किस ओर जाना है आपको। आप छोड़ ही देते हो कि आप लक्ष्य को छोड़ के बस रास्ते को एंजॉय कर रहे हो, भूल ही जाते हो कि लक्ष्य था क्या, मतलब गलत रास्ता ले लिया। लगे हैं मतलब 2-2 3-3 साल तक और कुछ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। फोकस रहिए, जितना आपका मटेरियल उसको कम से कम रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 20 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को 20 बार पढ़िए, एनालाइज कीजिए, एग्जाम से रिलेटेड पैटर्न ढूंढिए, क्वेश्चन पेपर्स में पैटर्न ढूंढिए, मेंस के क्वेश्चन पेपर्स में पैटर्न ढूंढिए। आपको ना हर लेवल पे यूपीएससी खुद रास्ता दिखाएगी आगे जाने का, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात रही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन का प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ना बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं या कहीं और से मोटिवेशन ढूंढने का। मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है। अगर आप सोच के आए ना मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो आप मेहनत करते रहोगे। विश्वास लेके आए हो कि यार घर से भेजा है, किस लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ना है। किस लिए भेजा है, यूपीएससी क्लियर करने भेजा है, यूपीएससी क्लियर करके दिखाना है उन्हें। ये पढ़ो और एक ढूंढो अच्छा सा कोई भी एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी, आगे बढ़ो, उस पर चलते रहो। तो अपने आप ही ना सेल्फ मोटिवेट रहो। कोशिश करो कि आज मैं सुबह उठा हूँ तो
कल जो मैंने किया उससे कुछ बेहतर कर सकूं, भले ही 2% बेटर, 1% भी बेहतर करूं, लेकिन जो मेरा पिछला दिन बीता है उससे मैं कहीं ना कहीं और आगे जाऊं, जो भी लेवल है उससे आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। प्री क्लियर किया तो अगली बार मेंस करूं, मेंस किया तो और इंटरव्यू क्लियर करूं। और तीसरी बात, यहाँ मैंने देखा मैम कि लोग ना हार को बहुत जल्दी पचा जाते हैं। जी मेरे साथ ये मेरी खूबी है, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं हार को पचा नहीं पाता। मेरा पहला प्री नहीं निकला ना, तो मैंने इतनी दम लगा दी कि ये अब ये प्री रुक नहीं सकता है, ये कभी रुकेगा भी नहीं, मतलब मेरी ज़िंदगी में प्री नहीं रुकना चाहिए, बस कुछ हो जाए। सेकंड मीन्स, जब पहला मीन्स नहीं निकला ना, इतना बुरा लगा था, उस बुराई को मतलब बोलूँ ना कि अब बुरा ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने एमपीपीएससी प्री दे दिया, ये समझ के क्या ये अब इसका गम भुलाने के लिए यही सही। तो वो प्री निकल गया था, तो उसके कारण क्या हुआ कि मुझे उस साल का यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ना पड़ा। प्री मैंने नहीं दिया था 21 का, उसका मेंस दिया, तो उसका भी मेंस सब क्लियर है वो। लेकिन ये था ना, उसका प्री दिया हुआ तो उसके लिए भी इतने अच्छे से पढ़ा कि उसका भी एग्जाम क्लियर हुआ, और मैं डीएसपी हूँ उसमें भी। तो पढ़ो ना, तो एक लक्ष्य आपके साथ होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए हमेशा, मतलब बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ाई कोई मतलब की पढ़ाई नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट को लेके भी अगर सलाह रहेगी कि टाइम ना ऐसा नहीं है कि आपको कम है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम कम था, हमेशा दोष देंगे सिचुएशन को। दोष सिचुएशन में नहीं होता, दोष आप में खुद में होता है। अगर आप में कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो आप, अगर आपने पूरी मेहनत की है तब की बात है, अगर नहीं की है तो फिर तो आप बात की बात है, आप दोष देते ही रहोगे। लेकिन अगर आपने खुद मेहनत की है ना, आपको पता रहता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की, सिचुएशन ने नहीं की मिस्टेक, वो आपने खुद ने मिस्टेक की। तो अपनी गलतियाँ मानो, उन्हें सुधार करने का प्रयास करो, तभी जाके ना अगला एग्ज़ाम निकलेगा। गलतियाँ ढूंढो अपनी कि क्या गलती थी, क्यों गलती थी, उसको छोड़ मत दो। गलती करके मतलब हार मान के छोड़ दी, आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि अब तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको अपनी गलतियाँ, और फिर उन पर वर्क करो तो एग्ज़ाम भी निकलेगा। थर्ड अटैम्प्ट में निकला है तो मतलब हो सकता है अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद ही अपनी गलतियाँ ढूंढता तो और जल्दी निकलता। लेकिन ठीक है, गलतियाँ जरूर ढूंढो, वो होती हैं सब में गलतियाँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी, कठिन परिश्रम, आत्म अनुशासन, स्मार्ट रणनीति, सीमित स्रोत और साथ साथ उन्हीं का बार बार दोहराव करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनमें सुधार करना और साथ ही इमोशनल सपोर्ट, ये सारे फैक्टर रहे जिन्होंने जतिन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ जो भी हमारे व्यूवर दर्शक आज ही टॉपर टॉक देख रहे हैं, डेफिनेटली वो भी आपकी जो जर्नी है उससे इंस्पायर होंगी। आपकी जो सीख रही है इन 3-4 वर्षों के दौरान, उन सीख से सबक लेंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डेफिनेटली जो जतिन की यात्रा रही है, जो जर्नी रही है, वो ऐसी रही है कि कहीं ना कहीं जाकर डेफिनेटली ये आपको इंस्पायर करेगी और कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस जतिन के रहे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जतिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने डिटेल में अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जतिन।